यस। भावना जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? भावना जी, आप अगर ईयरफोन लगा लें तो शायद आपको आवाज आएगी। यस। नमस्कार रजिया मैम, आप भी हैं, आपको भी नमस्ते। ओके, वी आर अबाउट टू स्टार्ट एंड just let me check my live. Let me do the live. Just 1 minute, I'll take the preparing for the live. गुप्ता सर नमस्कार। शंकरन सर नमस्कार। नमस्कार तो हो गया मेरे से। आप किए थे? आपकी बोला आवाज था नहीं सुनाई पड़ी थी मुझे। जब निर्णय को नमस्कार किया था तो मैंने भी किया था। अच्छा, गुड, थैंक यू सर। भावना मैडम, आपकी आवाज हम नहीं वो कर पाए हैं चेक। साउंड आ रही है? जी सर। जी, ग्रेट 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 ग्रेट। सो नाउ आई विल स्टार्ट। यस, ग्रेट तो कीजिए मैडम। नमस्कार और सुस्वागतम मशवरा के इस 54.15वें लाइव एपिसोड में। दिस इज आलोक। आई एम 24/7 serving for the Manovikas family with my sweet daughter and my dedicated wife and one special national awardee. As a rehabilitation specialist for persons with intellectual and developmental disabilities and the founder of Manovikas families, I love and celebrate diversity every moment in my life. Welcome to Mashwara 44.15 episode. This is 54. 54 is our main episode number and 15 is our good practice episode number. This is the Mashwara is a live consultation during the COVID-19 outbreak, seek to improve quality care, inclusive education and advocacy for persons with intellectual and developmental disabilities. Mashwara has therefore announced to host the series of good practices from parents, sibling, professionals, schools, NGOs, hospitals on every Wednesday लाइव कंसल्टेशन। मशवरा कोविड-19 के दौरान लाइव परामर्श है जो बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों की देखभाल, समावेशी शिक्षा, मूलभूत अधिकार के लिए हिमायत या वकालत करने के बारे में बातचीत करता है। मशवरा के प्रत्येक बुधवार की लाइव श्रृंखला में माता पिता, भाई बहन, पेशेवरों, स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों, अस्पतालों आदि से श्रेष्ठ या उत्तम कार्य की प्रस्तुति हो रही है। Today we are talking about the good practice on teaching for on the rehabilitation aspects of persons with hearing impairment. I welcome all our guests and audience. Please let's talk about the good practice on the rehabilitation of persons with hearing impairment. मैं हमारे सभी मेहमानों का, दर्शकों का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आपले स्वागत आहे, बड़कम, सत श्री अकाल। हमारी बेस्ट प्रैक्टिस सीरीज में आज हम लोग श्रवण दोष वाले व्यक्ति के पुनर्वास पर हो रहे उत्तम प्रयासों की चर्चा करेंगे और इस सीरीज में आपका स्वागत है। फॉर
Just I'll take a few highlighted points. The first highlighted points is for the socio-economic rehabilitation is the primary requirement for the for the socio-economic rehabilitation. The education and training are the primary key point for the rehabilitation. But in the case of hearing impairment, the spoken interaction, perhaps the fundamental locus of the social interaction and organization, depends on the ability of speakers, hearers, or to coordinate their action temporarily so as to produce talk that unfold they turn into the maximum or we can turn into the maximum communication and the minimize gap and overlaps. So सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो शिक्षा और प्रशिक्षण तो है ही, लेकिन जब हम स्पोकन इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं, जब हम जो अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करना चाहते हैं, तो उस समय हमारे मन में एक बात आती है कि जो शायद एक हमारा जो एक सामाजिक संपर्क है या जो श्रोता और वक्ताओं की जो क्षमता है वो बहुत ही एक समन्वित हो सकता है अगर हमारे पास स्पोकन इंटरेक्शन होता है। लेकिन कभी-कभी अगर ऐसा नहीं होता है तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारा सामाजिक संपर्क या श्रोता या वक्ता की जो क्षमता है वो कितनी है। उस पे अस्थायी रूप से अगर हम इसको समन्वित कर पाए, इसको हम कोऑर्डिनेट कर पाए, तो हमें बातचीत का अवसर जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जो एक कम्युनिकेशन का जो गैप है वो हम कम कर सकते हैं, ओवरलैप भी हम कम कर सकते हैं। सो देयर इज द हेल्प फॉर द पर्सन्स विथ ऑल टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द वे द डेफनेस एग्जिस्ट एंड हाउ सीवियर इट इज। The sensory neural hearing loss is incurable. The science has gone up, but still somehow it is incurable when the hair cells in the cochlea are damaged. They cannot be repaired. However, various treatment and strategies can help improve the person's quality of life. सभी प्रकार के श्रवण दोष वाले व्यक्तियों के लिए हर तरह की मदद और सुविधा उपलब्ध है। उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि श्रवण दोष का कारण क्या है और यह कितना गंभीर है या कितना सीवियर है। ऐसा देखा गया है कि जो सेंसरी हियरिंग लॉस है, न्यूरल हियरिंग लॉस है, उसका इलाज कभी-कभी लाइलाज हो सकता है अगर वो बहुत ही सीवियर हो जाए। जब कोक्लियर में बालों की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है तो उनकी मरम्मत हम नहीं कर पाते हैं। हालांकि अलग-अलग उपचार और अलग-अलग रणनीतियों के द्वारा हम हर व्यक्ति के जो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं उनके जीवन की जो गुणवत्ता, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको हम बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज ऑन एवरीडे लाइफ विल डिपेंड्स ऑन not only on the type of hearing impairment but also on the community the person lives in. For example, in a big city where people are expected to keep themselves, a deaf person may feel more isolated and more fearful than the small community. So अगर हम कहें कि रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम बात करें तो श्रवण दोष का प्रभाव न कि केवल उस व्यक्ति के श्रवण दोष के कारण पर पड़ता है, बल्कि उस पूरे समुदाय पर होता है कि जहां पर वह व्यक्ति रहता है। उदाहरण के लिए बड़े शहर में हम बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, तो हो सकता है कि जो एक छोटे समुदाय के में रहने वाले लोग हैं उनकी जो एक अगर हम उनकी जो फीलिंग्स है वो दोनों ही अलग अलग करता है, अलग अलग दृष्टिकोण के साथ। इन दिस एपिसोड ऑफ मशवरा वी आर हाईलाइटिंग सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ everyday life that may be affected when they have a hearing impairment, and especially marriages perspectives for those with a hearing impairment may be reduced. The possibility of this being inherited by children potential, and we can also say in the some communities deafness is still a stigma. मशवरा की इस कड़ी में हम श्रवण हानि के कुछ पहलू पर प्रकाश डालेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी कैसे हमारी प्रभावित होती है उस पे भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही हम विशेष रूप से जो
सुनने में परेशानी होने वाले लोगों की जो शादी की संभावनाएं हैं वो कम हो जाती है, या फिर उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी भी जो श्रवण बाधिता है वो बहुत सारे ऐसे समुदायों में मैं देखता हूं कि वो एक टैबू है। This Mashwara live consultation is through Zoom and Facebook Live for persons with disabilities and their families, caregivers, professionals during this COVID-19 outbreak. यह मशवरा लाइव परामर्श कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान फेसबुक के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए, पेशेवरों के लिए, सभी के लिए लाइव है। मशवरा की हर श्रृंखला आप सभी के लिए है और आप सभी से मशवरा है, कृपया हम एक साथ मशवरा में जुड़े रहें। I once again welcome and appreciate our special guest to join this Mashwara Live. This episode is bringing a very important topic, and this is my pleasure to welcome our speaker today. And today we have Mr. Nirnay Kumar Kesri ji. He is an assistant professor of from Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences, Indore, MP. We welcome you, sir. Nirnay ji is very efficient professionals in hearing impairment and speech and other disabilities. So we welcome you, sir. And we have another guest today, another speaker today, Miss Bhavna ji. Bhavna ji, she is a special educator by profession, and she is a good matrimonial counselor for the adult with hearing impairment. We know Bhavna ji since many years, and we have seen her work, how she is working in the remote areas of the Bhavnagar, Gujarat district. And we have seen how she is going to the remote areas, how she is connecting with the parents and families. So we welcome you, ma'am, in this episode. And this session will be presided by, today we need your expertise, sir. Mr. JC Gupta, sir, today's is your your topic. So your presiding of this session will give the very fruitful to all of us. So we welcome you, sir. And we have sign language interpretation by Miss Rakhi Ramola. मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और मशवरा में शामिल होने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं पुनः स्वागत करता हूं हमारे एपिसोड में हमारे वक्ता मिस्टर निर्णय कुमार केसरी जी का, मैडम भावना का, और इस मशवरा के सीरीज में राखी रमोला के द्वारा सांकेतिक भाषा में अनुवाद उपलब्ध है। आप जिन किसी को भी सांकेतिक भाषा की सुविधा चाहिए तो आप राखी रमोला जी के विंडो को देख सकते हैं। आप उसी विंडो को हाईलाइट करके देख सकते हैं। हो सकता है कि मैं विंडो बार बार चेंज करता हूँ, हमारे स्टूडियो से चेंज होता हो तो आपको परेशानी होती होगी, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल में या जो भी डिवाइस से आप देख रहे हैं, अगर आप एक किसी भी विंडो को जैसे सांकेतिक भाषा के विंडो को हाईलाइट करके रखेंगे तो आपको सिर्फ वही विंडो दिखाई देगा। तो आप आप अपने डिवाइस के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो वी वेलकम आवर जेसी गुप्ता सर। एंड जेसी गुप्ता सर, वी नीड योर 2 minutes remarks as a expert, as a our guest of honor, as our chairperson of the session. Yeah. Good afternoon to everybody and welcome Nirnay. How are you? Fine, sir. सर ऐसा है कि आपने मेरे को एक क्या कहते हैं वो नॉमेनक्लेचर तमगा लगा दिया ना, एक फीडबैक ग्रुप का। तो मेरे को लास्ट में बोलने की आदत थी मगर अब पहले बुलवा रहे हैं कि एक तो जो मैं डोंट टेक इट अदरवाइज कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट का ट्रीटमेंट नहीं है। कि जब हम बात करते हैं ना टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस की, तो उसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, वहां हम ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं कि हम ऑपरेशन करा करके या कान के पर्दे में छेद है उसको हम रिपेयर करा करके उसकी हियरिंग को वापस ला सकते हैं काफी हद तक। मगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जैसा आपने कहा कि जो हमारे इनर ईयर में कॉक्लिया है उसमें जो कोशिकाएं हैं, हेयर सेल्स है, उनके डैमेज से होता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस कि हम लॉस को वापस नहीं ला सकते, मैनेज करते हैं। तो मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हियरिंग एड्स लगा लेते हैं। वी कैन गिव बेस्ट टाइप ऑफ हियरिंग एड्स। आजकल बहुत उम्दा आ गए। पहले तो डेस्क जब शुरू हुए थे 70s के अंदर तो ये ओनली डेस्कटॉप हुआ करते थे हियरिंग एड्स, बड़े बड़े। और जैसे पहले पुराने टीवी आते थे जिसमें बल्ब लगे होते थे, इस प्रकार के हियरिंग एड्स हुआ करते थे। मगर आज तो बहुत मिनिएचर साइज में आ गए हैं और किसी भी प्रकार के हियरिंग लॉस में उनको लगा सकते हैं। एक और जिसको लोग आर्टिफिशियल ईयर भी कह देते हैं कभी कभी, कॉक्लियर इम्प्लांट।
कॉकलियर इम्प्लांट कराने के बाद में भी हमको सुनना शुरू नहीं हो जाता। वी हैव लर्न टू लिसन थ्रू द कॉकलियर इम्प्लांट। कॉकलियर इम्प्लांट के साथ लगाने के बाद में हमको उससे सुनने की बात करनी चाहिए। और ऐसा कहते हैं लोग बाग कि जिस कान में इम्प्लांट लगता है वहां पर सुनने की क्षमता जो है वो नियर नॉर्मल हो जाती है। मतलब उस कान से व्यक्ति अगर प्रयास करे, प्रैक्टिस करे, ट्रेनिंग हो प्रॉपर उसकी, तो हियरिंग नॉर्मल सी हो जाती है। ये तो बात हो गई है। दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो एक हिडन डिसेबिलिटी है। हिडन डिसेबिलिटी मतलब कि हम सामने देख करके व्यक्ति का पता नहीं लगा सकते कि उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है या नहीं है। वी ओनली कम टू नो व्हेन वी कम इन कांटेक्ट। जब उससे हम वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, उसका नाम व्हाट इज योर नेम पूछते हैं, तो वो व्यक्ति इधर उधर देखता है क्या होता है, तो पहचान करने में बड़ी मुश्किल होती है। दूसरी बात जो है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है इट टेक्स अवे फ्रॉम पीपल। ये हमको व्यक्तियों से दूर कर देती है। एक हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति एक ग्रुप ऑफ पीपल में बैठा हुआ है, फिर भी वो उनके अंदर नहीं है, क्योंकि ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। उनसे कम्युनिकेट करने में बहुत मुश्किल हो जाती है ना। ओपनिंग रिमार्क में जो आज का आपने टॉपिक लिया है कि मैनेजमेंट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, निर्णय जी बोलने वाले हैं और भावना जी बोलने वाली हैं काउंसलिंग ऑफ मैरिज के ऊपर, मैरिज काउंसलिंग के ऊपर। तो बाकी चीजें मैं बात लास्ट के लिए रख लेता हूँ। थैंक यू सर। Great, sir. Great. As I said, our expert, Mr. Nirnay Kumar Kesri ji, he is professionally, he is a qualified speech therapist and assistant professor in the Indore. And I'll just talk about what are the rehabilitation strategies are available for the persons, those who has the hearing impairment, those who want to go for the education, those who want to have the inclusive social life. उसके लिए हम लोग क्या क्या पुनर्वास के आयाम हम ढूंढ सकते हैं. Let us talk from the Mr. निर्णय कुमार जी. Yeah. निर्णय जी. नमस्कार. सबसे पहले आलोक सर एवं उनकी टीम को बधाई. इस सिचुएशन में जब हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म 157 प्लस लोगों को सोशल गैदर कर रहा है, बट बहुत दूर दूर हैं, बट फिर भी बहुत पास पास हैं और फ्रूटफुल वर्क कर रहे हैं. देश गुप्ता सर जो हमारे टीचर हैं उनको सादर प्रणाम और बाकी सारे श्रोतागण को हमारे तरफ से अभिवादन. सर ने जो ओपनिंग रिमार्क्स दिया है उससे हम लोग ऑलरेडी समझ रहे हैं कि श्रवण दोष क्या होता है और हम लोग जो ट्रीटमेंट या जिसका मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है. सो जिसके ट्रीटमेंट अवेलेबल है हम लोग उसके डिस्कशन पे अभी नहीं है. डिस्कशन का पॉइंट सिर्फ इस पे है कि जो ट्रीटेबल नहीं है, मेडिकली और सर्जिकली ट्रीटेबल नहीं है, उसमें क्या कर सकते हैं. तो मैं इसे 3 पार्ट्स में, बेसिकली पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा कि जो हियरिंग डिसेबिलिटी है उसे हम लिंक करके देखना होगा, जिसमें स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट, यदि कोई बच्चा है हियरिंग लॉस हुआ है या कंजेनाइटल है या ड्यूरिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट उनको हियरिंग लॉस हुआ है, तो वो हियरिंग लॉस उनके स्पीच लैंग्वेज इम्पेयरमेंट के तरफ भी ले जाता है. तो जब भी किसी को हियरिंग लॉस है तो उसके स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट होने वाला है. पॉसिबली उसके पास स्पोकन लैंग्वेज नहीं होने वाला है यदि हम ट्रीटमेंट नहीं करते, तो और भी होने भी वाला है, तो बहुत इम्पेयर्ड होने वाला है. जैसा सर ने कहा कि वो डी लिंक हो जा रहे हैं कन्वर्सेशन के लेवल पे और वो आइसोलेशन में चले जाते हैं जब वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं. सो यदि हम फर्स्ट पार्ट को देखें, हियरिंग लॉस के पार्ट्स को देखें और जो जिसमें मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, उसमें भी हमें एक और पहलू से देखना होगा कि हम उसे कब आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट, एंड उसके हियरिंग लॉस कैसे हैं, है ना. तो मैं जब भी किसी पेशेंट या हियरिंग लॉस पेशेंट को देखता हूं तो मैं उसे यूजुअली 3 कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, जिससे पेरेंट्स समझ सके कि मैं उनसे कितना एक्सपेक्ट करता हूं. पहला वो हियरिंग लॉस जिनको विथ हियरिंग एड वो हमारे स्पीच के नॉर्मल कन्वर्सेशन को 100% एक्सेस कर सकते हैं. दैट मीन्स जो मिसिंग पार्ट है वो उनके लिए
एक्सेसिबल है, वो हमारी आवाज को बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। वंस यदि वो सुन सकते हैं तो विथ ट्रेनिंग उनको ऑडिशन के थ्रू आवाजों से उनको स्पीच को, लैंग्वेज को सिखाया जा सकता है ना। सेकंड हियरिंग लॉस वैसे जिसपे बेस्ट ऑरल रिहैबिलिटेशन के बाद, बेस्ट हियरिंग एड और प्रोसेसर डिवाइसेस मैनेज करने के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ साउंड को एक्सेस नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स वो कुछ स्पेस साउंड को सुन सकते हैं और कुछ स्पेस साउंड सुन नहीं सकते हैं। इसका मतलब है इनकी ट्रेनिंग में मुझे सिर्फ और सिर्फ बोलकर उनको भाषा और वाणी नहीं सिखाया जा सकता, हमें किसी और भी मोड की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर वो वाणी और भाषा को समझेंगे, और यदि वो समझेंगे तो वो बोल भी पाएंगे। थर्ड कैटेगरी वो जिनमें बहुत बहुत कम संभावनाएं हैं कि जो भाषा को सुन सकें या वाणी को सुन सकें, और यदि कम सुन सकते हैं या बहुत कम सुन सकते हैं तो उनके रिहैबिलिटेशन के प्रोसीजर्स या मेथड्स बिल्कुल अलग होने वाले हैं। मैंने अभी तक इसमें कॉक्लियर इम्प्लांट को थोड़ा अलग रखा है, उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे 5 मिनट्स के लिए। पर यदि हमने ये कैटेगराइज कर लिया तो हमारा ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल है वो बहुत क्लियर होने वाला है कि किस बच्चे को सिर्फ बोल कर सिखाया जा सकता है, किस बच्चे को बोलने के साथ कुछ और भी मुझे सपोर्ट देना होगा, और किस बच्चे को मुझे किसी 100% ऑडिबिलिटी की तरफ से किसी और की तरफ शिफ्ट होना होगा, है ना। यदि ये हमारे थॉट्स क्लियर होते हैं तो कभी भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ चलने पे इवन बच्चे के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर नहीं होता और हम उनके पोटेंशियल को बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। यदि आप मुझे और समय देते हैं तो मैं 1 बाय 1 सारे के सर 5 मिनट तो और बोल ही लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो यदि मैं बात करता हूँ कि किसी की हियरिंग लॉस क्लोज टू बी सीवियर है, सीवियर टू प्रोफाउंड नहीं, क्लोज टू बी सीवियर है, तो हियरिंग एड के साथ ऐसी बहुत संभावनाएं हैं कि वो सारे साउंड एक्सेस कर सकते हैं। वंस वो एक्सेस कर सकते हैं, और यदि वो बहुत छोटा बच्चा है या लेस देन 3 ईयर्स है, लेस देन 2 ईयर्स, 1 ईयर्स है, 1 ईयर का बच्चा है, तो हम उसे प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ उन आवाज़ों से उसको लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और उन आवाज़ों का मतलब उनको समझाया जा सकता है। इस बात में बहुत डिबेट होता है कि ओके यदि बच्चा सुनता ही है तो उसे ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है ना। सो ज़्यादातर जब हियरिंग लॉस हम आइडेंटिफाई करते हैं तो यूजुअली इन सिनेरियो में आइडेंटिफिकेशन का जो एवरेज एज है वो 1 ईयर क्रॉस हो जाता है, जो आइडियली 3 मंथ्स या 1 मंथ होना चाहिए। तब तक बच्चे ऑलरेडी आवाज़ों को सुनकर आवाज़ों को नहीं सुनने की वजह से वो देखकर चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। आफ्टर 1 ईयर यदि मैं आपसे पूछूं कि आप मेरी बात को क्यों सुन पा रहे हैं, तो पॉसिबल है आप बोलेंगे शायद मुझे बैठाया गया इसलिए मैं सुन रहा हूँ, या मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैं सुन रहा हूँ, व्हाटएवर। बट पहला रीजन ये है कि मैं जिस मीडियम को यूज कर रहा हूँ वो मीडियम आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है, वो आप सुनकर समझ रहे हैं। यदि आप समझ रहे हैं तो आप मुझे अटेंड कर रहे हैं और मेरे लैंग्वेज पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिकोड कर आप उसे समझ रहे हैं, है ना। दूसरा ये पूछा जाए कि अच्छा कोई और कारण बताइए जिससे कि आप मुझे अटेंड कर रहे हो, तो प्रोबेबली शायद मैं सुनकर समझ भी रहा हूँ और शायद मुझे सुनना थोड़ा अच्छा लग रहा है, और यदि इवन अच्छा भी नहीं लग रहा है तो पॉसिबल है कि आप सुनते सुनते कहीं खो जाएंगे और मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुंचेगी पर कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो यदि मैं पूछूं कि ओके कितने लंबे समय तक सुन पाएंगे, तो ओके जब तक फ्रूटफुल है, जब तक सुनना अच्छा लग रहा है तब तक मैं सुनूंगा, तब तक मैं सुनूंगी और तब तक मैं इंफॉर्मेशन गैदर करूंगी, है ना। तो यदि मैं रिहैबिलिटेशन को बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस में इसको समझाने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इजी है स्पीच थेरेपी को समझाना कि बच्चे जब हियरिंग एड या किसी भी तरह के कॉक्लियर इम्प्लांट को यूज करते हैं उनके लिए वो सारी आवाज़ें मीनिंगलेस है, और मीनिंगलेस आवाज़ों पे आप कभी भी फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि इन केस आपने फोकस किया तो बहुत शॉर्ट टाइम में यदि आपके ब्रेन को, आपके कॉग्निशन को उससे कुछ लिंक नहीं मिल रहा है उस पर वो अपना अटेंशन छोड़ देंगे। यदि उन्होंने अपना अटेंशन छोड़ दिया दैट मीन्स कॉग्निशन उस पर वर्क नहीं कर रहा है, और यदि कॉग्निशन वर्क नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि आप कुछ भी बोलते रहें उनके लिए वो मतलब का नहीं है ना। तो यदि उनको आवाज़ों से हमें जोड़ना है तो एक स्पीच थेरेपिस्ट को बहुत अच्छे से पता होता है कि ऐसी कौन सी आवाज़ें हैं जो इस समय इस बच्चे को सिखाया जा सकता है, ऐसी कौन सी आवाज़ें हैं जो ये बच्चे जुड़कर उसको मतलब से लिंक कर सकते हैं, और कैसे उनको मतलब से जोड़ा जा सकता है। आवाज़
अटेंशन, एंड देन उसकी मीनिंग को जैसे एसोसिएट करते हैं, बच्चा उन आवाजों की तरफ देखता भी है, समझने की भी कोशिश करता है और इंटरप्रिटेट भी करने की कोशिश करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे उसे चूज करें और कैसे सिलेक्ट करें, एंड देन कैसे इस रिहैबिलिटेशन को, स्पीच को आगे बढ़ाएं। यदि मैं सेम डिमांड उन बच्चों से करूंगा जो आवाज को सुन ही नहीं पाते और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मेरी आवाज को सुने, सब बोलें, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। मेरा एक्सपेक्टेशन उनके पास जो हियरिंग लॉस है या उनके पास विथ हियरिंग एड से जो उनकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से वो मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जो भी हम उनसे डिमांड कर रहे हैं वो अनवांटेड है, इम्पॉसिबल है। और अब यदि उनको हम कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं और सिर्फ ओरल मोड ही चाहते हैं कि वो सुने, सुनकर समझे, सुनकर बोले, तो ये इम्पॉसिबल है, वो फेल होने वाले हैं। और इन केस वो फेल होने वाले हैं और वो फेल हो रहे हैं, तो ये उनका फेलुअर नहीं, हमारा फेलुअर है ना। तो सेकंड, ये लास्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, इन बिटवीन चलते हैं। जो बच्चे किसी साउंड को नहीं सुन पाते हैं, ऑडियोलॉजिकली यदि हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि कौन कौन से ऐसे साउंड हैं जिनके लिए उनको हायर इंटेंसिटी की जरूरत पड़ती है या इवन कितना आउट कर ले नहीं सुन पाते हैं, इसका मतलब है एक स्पीच थेरेपिस्ट को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से साउंड को सुनाकर सिखाया जा सकता है और कौन कौन से साउंड को उनको एडिशनल किसी विजुअल मोड या टैक्टाइल मोड से उनको वो सिखाना चाहिए, है ना। तो इस समय हमें मिक्स करने की जरूरत है, एंड देन फिर उनके लिए स्पीच अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज एक्सप्रेशन के बारे में सिखाया जा सकता है। तो बेसिकली जब भी हम हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें, हमारे जो गोल्स हैं या हमारे जो एक्सपेक्टेशन है वो इस बात पे फिक्स होना चाहिए, इस बात पे फिट होना चाहिए कि बच्चे का एज क्या है, बच्चे की हियरिंग लॉस के अकॉर्डिंग क्या उसको हियरिंग एड आपकी बातचीत को सुनने के लिए एक्सेसिबल है। यदि एक्सेसिबल है तो क्या फुल एक्सेसिबल है, यदि फुल एक्सेसिबल है देन ओके, यदि फुल एक्सेसिबल नहीं है तो और मुझे क्या मिक्स करना चाहिए, और ये भी नहीं है तो मुझे फिर और नेक्स्ट मेथड्स या मोड्स में क्या चलना चाहिए। सर, आलोक सर। जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सर कोई क्वेश्चन या कुछ भी? जरूर जरूर जरूर, क्वेश्चन हम लोग अभी ओपन करेंगे सबसे, Yes, कि किन्हीं के पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। मैं एक जो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि हमारा कम्युनिकेशन मैटर करता है, कि हम किस तरह से संवाद स्थापित कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम देखें कि जो आपने एक बात कहा कि हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, ये सोचने का मौका देना चाहिए अपने आप को कि जो किस हियरिंग इम्पेयरमेंट का, किस श्रवण क्षति का हम मेडिकल इलाज कर सकते हैं तो हमें उसका करना चाहिए, लेकिन जहां पर हम उसका कोई इलाज नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास रिहैबिलिटेशन के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहां पर स्पीच एंड लैंग्वेज अलग तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं और वो व्यक्ति समाज में पुनर्स्थापित हो सकता है। मैं आप सभी से एक आग्रह करूंगा कि अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, कोई भी कुछ भी आपके पास अगर मन में कोई भावनाएं आ रही हो, कोई संभावनाएं आ रही हो, तो आप जरूर हमसे बातचीत करें मैसेज बॉक्स के थ्रू। मैं जानना चाहूंगा कि अपने जो नेक्स्ट हमारे जो एक्सपर्ट हैं मैडम भावना जी, अगर देखा जाए अराउंड द कंट्री, अराउंड द पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी आबादी जो है वो गांव में बसती है, बहुत सारे रूरल एरियाज में हमारी पॉपुलेशंस रहते हैं, दे लिव इन द रूरल एरियाज, एंड very few experts are working in the rural areas, going into the remote areas, working with them, talking with them. And we have also seen these are the marginalized challenge persons, have the lot of social issues. कभी उसको पढ़ाई से सोशल इश्यूज हो जाता है कि ये पढ़ के क्या करेगा, अगर पढ़ाई लिखाई हम करवा दिए तो नौकरी से इश्यूज हो जाता है कि ये नौकरी इसको कहाँ मिलेगी, कैसे वो समाज में नौकरी करेंगे। एंड जब वो कुछ बड़ा हो जाता है तो उसकी शादी कैसे इश्यूज हो जाते हैं कि उसकी शादी होगी या नहीं होगी। तो जो ये अगर हम छोटे शहर में या छोटे गांव में या कहीं भी हम रह रहे हैं तो वहां पर अगर हम देखें तो एक जो सामाजिक हमारा जो एक जिम्मेवारी है, एक हमारी सामाजिक नैतिकता है, वो हर लेवल पे अलग अलग तरीके से बढ़ती है। और आई हैव सीन, आई मस्ट हैव से कि मैं करीब पिछले 8-10 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ भावना जी, सी इज स्पेशल एजुकेटर
and working in the rural areas of Bhavnagar, Gujarat. We welcome you once again, ma'am. And I want to ask you कि आपके जो experience है कि आप अपने उस छोटे से जगह पे कैसे किसी व्यक्ति को पढ़ाते हैं, कैसे फिर उसका समाज में उसको एक महत्वाकांक्षी बनाते हैं कि समाज उसको एक्सेप्ट करे और फिर उसका समाज में वैल्यू बढ़ जाता है। मैंने तो बहुत सारे आपके केस स्टोरीज देखे हैं। पहले आप हमें ये बताइए कि आपके स्टेप्स क्या है, और दूसरे चरण में मैं आपसे एक दो कहानी जानना चाहूंगा जो कि कोई भी व्यक्ति पुनर्वास हुआ है तो उसका कैसा हुआ है। जी भावना जी, वेलकम, स्वागतम। आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको ऑन करना होगा आवाज। जी आपका लगता है ईयरफोन का प्रॉब्लम है, ईयरफोन हटा दीजिए तो देखिए। तभी तो बहुत अच्छा था जब हमने चेक किया था। या जी बोलिए। नो आवाज नहीं आती भावना। यस यस आ रही है जी। नहीं आई तो थी फिर चली गई। तारो हैंड्स फ्री चेक कर अथवा बदली नाख। हैंड्स फ्री बदल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रेशमा बहन गाइड कर रही है। हाँ हैंड्स फ्री बदली ले। वेलकम वेलकम। थैंक यू। अनम्यूट कर दो पहला, अनम्यूट तो कर। કર્યું? हाँ अब बोलिए जी। हेलो जी आ गया। हाँ Yes. હવે આવ્યો। वेरी गुड। थैंक यू सर। मशवरे की पूरी टीम का शुक्रिया सर। 20 साल से इन बच्चों के साथ काम कर रही हूँ छोटे छोटे गांव में। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जॉब की शुरुआत में तो अच्छा लगता था कि बच्चों के साथ सिर्फ उनके पढ़ाई का काम हो रहा है। बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे, उनके सपने हमारे जैसे ही होते, तो धीरे धीरे बढ़ने के साथ उनकी उम्र शादी की हो रही है। बच्चे को अपने अपने सपने की बात शेयर करते हैं, जो सपने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते, शायद वो सपने हम लोगों के साथ वो शेयर करते हैं। जो बच्चे हम लोगों के पास पढ़े, वो लड़का है लड़की है, दोनों के फैमिली को, दोनों बच्चों को हम लोग जानते हैं। बचपन से लेके बड़े होते देखा है, उनके सपनों को देखा है, उनका नेचर, फैमिली बैकग्राउंड सब जानते हैं। 2000 से लेके 2015 तक में ये सब कुछ देखा, फिर लगा कि सिर्फ पढ़ाई हमारा काम नहीं है। 20 साल इन्हीं में देखने के साथ साथ 2015 से हम लोगों ने शुरू किया कि जो बच्चे हमारे साथ बड़े हुए, हम लोगों ने पढ़ा है, उनके लिए सिर्फ पढ़ाई को छोड़ के उनको रिहेबिलिटेशन करना, उन्हीं बच्चों के फैमिली को साथ में लेकर, एक दूसरे के फैमिली को, बच्चों को मिलाकर हम लोग शादी की बात कर रहे हैं। अगर दोनों के फैमिली को ठीक लगता है तो फिर हम लोग शादी के बंधन में उन लोग को बांधते। शादी की बात सिर्फ 2 बच्चे या 2 फैमिली की नहीं होती, पूरा परिवार, पूरा माहौल उन्हीं में जुड़ जाता है। और आज तक 7 जोड़े हम लोगों ने तैयार किए। सिर्फ मैं नहीं करती, मेरी पूरी टीम इनमें इन्वॉल्व होती है। 2015 में सबसे पहले हम लोगों ने एक छोटे से गांव की मेरी स्टूडेंट थी, जो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, वो उनके पेरेंट्स चाहते थे कि सिर्फ उनकी कम्युनिटी में ही उसकी शादी, जबकि बच्ची की सपने थे इंडिया में शादी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ के लड़के ज्यादा कमाते नहीं है। सपने उसके बहुत ऊंचे थे। पेरेंट्स को समझाया, कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। फिर पेरेंट्स ने अपनी जिद को समझकर भावनगर के एक छोटे से गांव में उसकी शादी तय करी। उस गांव में शायद 3000 की पॉपुलेशन है। शादी तय करने के बाद जब पहली बार लड़की वहां पर जाती है तो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं करनी शादी। काउंसलिंग का वहीं से दौर शुरू हुआ पहली बार।
बच्ची को समझाना, पेरेंट्स को समझाना, क्यों घर अच्छा नहीं है, उस घर में लाइट जो है वो येलो कलर के लैंप है जो मुझे पसंद नहीं है। ये छोटी 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 बातों को सॉल्व करना। उसकी शादी के दूसरे ही दिन लड़की ने बोल दिया कि मुझे वहां नहीं जाना है क्योंकि मैं वहां सेट नहीं हो पाऊंगी, मेरे सपने हैं वो वहां के नहीं है। शादी के तीसरे दिन वहां पर मुझे जाना पड़ा, पूरा दिन वहां रुकी, उसके साथ काउंसलिंग किया, उसको समझाया। आज वो वहां पर सेट है, लेकिन अपने सपने को पूरे करने की जिद आज भी वही है। वो आज 2020-2021 के बोर्ड के एग्जाम में वो अपने हस्बैंड को पढ़ा रही है, बोर्ड की एग्जाम दिलवा रही है, क्योंकि पढ़ाई के साथ वो उसको लेकर सिटी में आना चाहती है और अपने सपने, अपने हस्बैंड को यहीं पर सेटल करके अपने सपने पूरे करना चाहती है। इन सबको देखकर लगता है कि बच्चों के जो सपने हैं वो सब जगह एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े होते। काउंसलिंग का दौर देखे तो शादी के पहले, शादी के बाद दोनों टाइम पर हमें करना पड़ता है काउंसलिंग। कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो मेरे पास पढ़े हैं लेकिन खुलकर अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर पाते। इस हालत में मेरे पास पढ़े 2 लड़कियां थे, लड़का और लड़की। शादी पेरेंट्स ने तय की, शादी हो गई। जब वहां पर 1 या 1.5 महीना शादी का बाद उन्हें प्रॉब्लम शुरू हो गया, पेरेंट्स का फोन आया और मुझे वहां जाना पड़ा। सबके साथ बैठकर बात की कि प्रॉब्लम क्या है। ना तो लड़की कुछ बोल पा रही थी ना लड़का। सबके साथ बैठकर बहुत बहुत कुछ, इन्होंने उसकी गलतियां निकाली, उन्होंने इसकी गलतियां निकाली। नतीजा ये निकला कुछ सॉल्यूशन नहीं। फिर पेरेंट्स को साइड पे किया और उन दोनों, लड़का और लड़की को साथ में बिठाकर बात की कि प्रॉब्लम क्या है। धीरे धीरे पता चला 19 साल की लड़की जो शादी करके अपने ससुराल आई है वो वहां पर सेट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जिस माहौल से वो आई थी वहां का माहौल और शादी के बाद का माहौल बहुत अलग था। लड़की की सिर्फ एक ही फरियाद थी कि न लड़का मुझे समझ पा रहा है न ही उसकी माँ। एक ही सेंटेंस में उसने एक ही बात बताई, रात को हस्बैंड सोने नहीं देता, सुबह को माँ सोने नहीं देती। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। फिर लड़की को साइड पर एक अकेले साथ में लेकर, मेरी कलीग भी मेरे साथ थी, फिर काउंसलिंग सिर्फ लड़की का शुरू किया कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों, क्या प्रश्न है, क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से उन दोनों में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने धीरे धीरे बताया कि मैं जिस घर को बिलोंग करती थी वहां मैं अपनी एक लड़की की जिम्मेदारी के साथ बड़ी हुई हूँ, जो मुझे अपनी मर्जी से जीने के लिए पूरा स्वतंत्रता मिलती थी। और यहाँ पर मैं इस तरह हूँ कि ना कोई मुझे समझता है ना कोई मुझे सुनना चाहता है। धीरे धीरे उन सबको फिर से बुलाया, सबके साथ बैठे, पेरेंट्स को बताया कि 19 साल की लड़की जो सुन सकती है वो भी अपने ससुराल में एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगाती है। आप एक डेफ बच्ची के साथ क्या एक्सपेक्ट करते कि वो ससुराल आकर दूसरे दिन वहां की जिम्मेदारियां उठा ले? ये नहीं हो सकता। पेरेंट्स को समझाया कि आप थोड़ा टाइम उससे दो, शादी नहीं हुई है। धीरे धीरे उन सबको फिर से बुलाया, सबके साथ बैठे, पेरेंट्स को बताया कि 19 साल की लड़की धीरे धीरे वो अपने आप को इस माहौल में सेट कर लेगी। आज की परिस्थिति ये है कि उस लड़की को 2 बेटे हैं। अब पहले पेरेंट्स का काउंसलिंग करना था, दोनों बच्चों का करना था। अब प्रॉब्लम वहां पर आया है कि उनके बच्चों का भी हमें काउंसलिंग करना पड़ा है, क्योंकि बड़ा बेटा 7 साल का है। वो बेटा अब इतना स्मार्ट, ओवर स्मार्ट है कि पेरेंट के भी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी बात मनवाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए वो माँ से कुछ और कहता है, पापा से कुछ और कहता है, और इन दोनों के बीच इतने डिस्प्यूट क्रिएट करता है कि वो अपना काम निकलवा लेता है लेकिन उन दोनों में झगड़ा करवाता है। सिर्फ 7 साल का बच्चा। तो आज का प्रॉब्लम में काउंसलिंग शादी के 10 साल के बाद भी हमें वहीं पर आता है कि काउंसलिंग हमें अभी भी जारी करना पड़ता है, बच्चे को समझाना पड़ता है। पेरेंट्स, पहले पेरेंट्स, फिर
उनके दोनों के बीच और अब बच्चों को। देखा जाए तो काउंसलिंग का जो दौर है वो शुरू से लेकर शायद लाइफ टाइम तक हमें करना पड़ता है, बच्चों को, उनके फैमिली को और अब उसके भी बच्चे को। ऐसे देखा जाए तो रूरल एरिया में और सिटी जो एरिया में है वो डेफ बच्चों के लिए शादी का एक आयोजन करती है कि पसंदगी आयोजन करती है, लेकिन रूरल एरिया में ऐसा नहीं होता। तो वो अपनी कम्युनिटी से बाहर नहीं जाना चाहते। सिटी एरिया में ऐसा होता है कि डेफ कम्युनिटी ही अपनी कम्युनिटी है, लेकिन छोटे छोटे गांव में ये नहीं मिलता। वो अपनी अपनी जो रिलीजन है उनको नहीं छोड़ना चाहते, और इसी वजह से वो छोटे वो अपनी कास्ट के बच्चों को ही चूज करना चाहती है, और इसी वजह से लड़का या लड़की को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह ऐसे देखा जाए तो पूरे भावनगर जिले की मैं बात कर रही हूँ, तो अभी हमारे पास करीबन 335 बच्चे हैं जो हमारे पास पढ़कर आगे जा चुके हैं, जिनके फैमिली को हम लोग जानते हैं। तो हम एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिनमें इसका पूरा बायोडेटा हम लोग रखते हैं, और एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग लड़के वालों और लड़की वालों के एक दूसरे का बायोडेटा देते हैं, उनके बारे में जानकारी शेयर करते हैं। अगर उन दोनों को मैच लगता है, उनको लगता है कि ठीक है, तो फिर दोनों फैमिली को साथ बुलाकर हम लोग बात करवाते हैं। लड़का लड़की को अगर पसंद आया तो फिर आगे की प्रोसेस के लिए हम लोग उन्हें इनवाइट करते हैं और एंगेजमेंट तक साथ रहते हैं। सर देखा जाए तो जो लॉकडाउन का समय था, उस समय में भी काउंसलिंग का हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी थी, क्योंकि जो हमारे बच्चे थे उनका काम बंद हो गया था, और वो लोग और कोई खेती का काम करते थे या फिर मजदूरी करते थे। तो उस समय भी गांव में हम लोग जाते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई तक नहीं सीमित रहे। इस टाइम में हमें फाइनेंशियली भी उनकी इतनी हेल्प करनी पड़ी। काम बंद होने की वजह से जो फैमिली इश्यूज होते थे उसमें भी हमें लोगों को काउंसलिंग करना पड़ा, जिसमें रेशमा मैडम और मेरे करीबन 20 कलीग सब लोगों ने मुझे साथ दिया है। हम साथ मिलकर इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भावनगर से करीबन 90 किलोमीटर महुआ है, वहाँ की हमारी एक लड़की है। शादी से पहले बहुत इच्छा उसकी थी कि हमारा शो उन्होंने लड़का देखा हुआ था। शादी लगभग 90% कंफर्म थी, लेकिन जब एंगेजमेंट की डेट फिक्स होनी हुई, उसी के अगले दिन उसने मना कर दिया कि मेरा कुछ प्रॉब्लम है, मैं कुछ अपनी तरफ से शर्तें रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं कह नहीं सकती, क्योंकि अगर एंगेजमेंट के पहले मैं शर्त रखना शुरू कर दूं तो मेरी क्या इम्प्रेशन पड़ेगी वहां पर। इस माहौल में लड़की को हम लोग मिले, बहुत रो रही थी, बहुत। फिर दोनों की फैमिली से बात की, उन्होंने बताया कि आप अपनी जो भी शर्तें हैं हमें बताइए, आप बोल नहीं सकती, ठीक है लिख कर दीजिए, अगर आपको कहने में इशारे करने में भी तकलीफ है आप लिख कर दीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। बहुत समझाने के बाद उसकी पहली शर्त यही थी कि मैं जॉइंट फैमिली में ही रहना चाहूंगी, क्योंकि अगर मेरा बच्चा हुआ, हम दोनों नहीं सुन सकते, हम दोनों नहीं बोल सकते, तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। इतनी छोटी छोटी बातों का भी हमारे बच्चे इतने इमोशनल हो जाते कि वो कुछ नहीं तो कह सकते और ना ही समझा सकते। तो कर रहे कोशिश के अपने बच्चों के लिए, भावनगर के बाहर गुजरात में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का मैरिज के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत ही उम्दा आपने बात की कि जो आपने स्टार्ट किया ड्रीम से, कि किसी व्यक्ति के ड्रीम को फुलफिल करना, रिहैबिलिटेशन का बहुत ही एक हम कहें कि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और किसी व्यक्ति के ड्रीम को फुलफिल करना वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है।
अगर हम देखें कि जो एक डिसेबिलिटी का जो प्रोस्पेक्टिव बना हुआ पूरे समाज में, पूरे हमारे एक जो कल्चर बन गया है, एक डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो कल्चर बन गया है कि वो कहीं डिपेंडेंट है, तो वो अपना जो एक डिसीजन लेना है, अपने लाइफ के बारे में सोचना, वो भी डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने फैमिली मेंबर्स पे, अपने पेरेंट्स पे, और वहां पर उनकी ड्रीम तो हम भूल ही जाते हैं। और अगर आपके जैसे स्पेशल एजुकेटर्स दुनिया में हो जो ड्रीम पे काम करता हो, तो वो तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और आपने जैसे कहा कि एक काउंसलिंग कितना इंपॉर्टेंस है, काउंसलिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब अगर बच्चा कोई फर्स्ट टाइम अगर किसी बच्चे का हियरिंग इम्पेयरमेंट का डायग्नोसिस हो जाए, तो वहां भी पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत होती है। फिर एजुकेशन, फिर आगे आगे शादी हो जाए, और शादी में भी प्री और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग के बारे में जो आपने बोला वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था कि कितनों ही हम बात करते हैं, जो हमारा समाज है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, हम जहाँ जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस वातावरण में रहते हैं, उसके जो नियम है उसको मानना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने इस बात को हाईलाइट किया। और एक बहुत अच्छी बात हमें लगी कि जब अगर हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन की शादी हो गई और उसके बच्चे हो गए, तो आपने कैसे उस जो वो बच्चा है वो कैसे मैनिपुलेट करता है, या फिर वो बच्चा कैसे अपनी बात को मनवाता है, उसके बारे में भी आपने हाईलाइट किया। तो बहुत ही अच्छा। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी शादी हुई है जो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है और नॉन हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है, उन दोनों के बीच में? भावना जी। जी जी सर, आपको याद हो कि आप लास्ट टाइम जब आए थे सीआरई के लिए, तब हम लोग जो गांव गए थे, जी जी, वहाँ 3 रियल सिस्टर ब्रदर है, 2 लड़की और 1 लड़का, तीनों ही डेफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग। एक लड़का हार्ड ऑफ हियरिंग है और दोनों ही लड़की प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। तीनों की शादी हियरिंग वाले व्यक्तियों के साथ हुई है और तीनों की फैमिली खूब अच्छी चल रही है, फैमिली लाइफ। वेरी गुड। और एक क्वेश्चन हमारे पास है तुषार जी का, कि अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले व्यक्ति हो तो क्या उसकी जो शादी है अदर डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति के साथ कभी हो सकती है या नहीं हो? कभी कुछ ऐसा हुआ है, आपको कोई देखा है क्या? जी सर, हार्ड ऑफ हियरिंग हो तो नॉर्मल व्यक्ति के साथ भी होती है। फिजिकल हैंडीकैप, अगर माइनर फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो उनके साथ भी होती है। बहुत से होता है कि वो क्योंकि छोटे छोटे गांव के लोग हैं, वो अपनी कास्ट को छोड़ना नहीं चाहते। इसमें वो लोग सोचते हैं कि अगर डिसेबिलिटी और है, लो विजन है, चलेगा, लेकिन अपनी कास्ट से हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो ऐसे समय में वे लोग अदर डिसेबिलिटी को भी एक्सेप्ट करते हैं। जो बच्चे की हमने बात बताई कि मैरिज के बाद जो बच्चा है, वो कुछ समय पहले ही हुआ है प्रॉब्लम, और मैं, रेशमा बेन और रजिया बेन तीनों ही वहां पर 2-3 बार हुआ है और सॉल्व करने की कोशिश की है। वेरी गुड। मैं अब जाना चाहूंगा अपने स्पीकर के साथ कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। पद्मिनी दास जी ने पूछा है, अगर कोई मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा हो और जिसको सीवियर हियरिंग लॉस हो, तो क्या उसमें स्पीच ट्रेनिंग या कुछ हम कर सकते हैं, या किस तरह से कर सकते हैं? निर्णय जी। जी, निर्णय जी। सर मल्टीपल डिसेबिलिटी में हमें से ऐसा समझें कि यदि किसी बच्चे को मॉडरेट और सीवियर हियरिंग लॉस है और हमने हियरिंग एड लगाया है, तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसकी थेरेपी का एक हिस्सा हम अब भी मेंटल रिटार्डेशन की तरफ से चलेंगे और दूसरा हिस्सा हियरिंग लॉस की तरफ से चलेंगे, है ना। मैं इसको एक तरह से और देखना चाहूँगा, जैसे मैं सिर्फ प्योर हियरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन की बात करूँ, तो हमें एक चीज़ को सिखाने में जिस मेथड्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ, उस हियरिंग इम्पेयर के साथ जो मैं मेथड्स यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट उसमें एक मॉडिफिकेशन हो जाएगा। जो कॉग्निटिवली भी इम्पेयर्ड है या इंटेलेक्चुअली डिफिसिट है, उसमें वही चीज़ें मुझे बार बार उसकी पुनरावृत्ति का जो रेशियो रहेगा वो काफ़ी हद तक बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट कि कॉग्निटिव इम्पेयर्ड चिल्ड्रन या जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के चिल्ड्रन है उसको टिक कर सके, अदरवाइज सिमिलर ही होने वाला है। जी जी। और इसमें जो आपने कहा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि अगर हम बिहेवियरल थेरेपीज के साथ साथ
या स्पेशल एजुकेशन का जो मोडालिटीज फॉर द इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज वाले लोग हैं, उसके साथ साथ अगर हम काम करें तो बहुत ही अच्छा होता है। मैं यहाँ पर एक आपको सक्सेस स्टोरी बताना चाहूँगा। एक लड़की है जिसका नाम है आकांक्षा। वो पहले मनोविकास में आती थी। हम लोग समझते थे कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसमें ज़्यादा है, तो उसको हम लोग अपने स्पेशल स्कूल में पढ़ाते हैं। कुछ दिनों के बाद लगा, एक आध साल के बाद लगा कि नहीं, इसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट का जो कंपोनेंट्स है वो ज़्यादा प्रभावी है, तो हमें इसको हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पद्मिनी जी आपको ये बताना चाहूँगा कि यू हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट कहें या फिर ऑब्जर्वेशन, कि वो किस तरह के स्पेशल एड के सिस्टम में ज़्यादा उसका प्रभावशाली है, उसको हमें ध्यान देना चाहिए। और आज वो आकांक्षा फिर से, जब वो एडल्ट हो गई है, 18 साल की हो गई है, तो वो फिर से वापस आई है मनोविकास में, और हम लोग उसको स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आज हमें लगता है कि कुछ 1-2 महीने या 6 महीने के बाद वो कहीं काम करना स्टार्ट कर जाएगी। तो जो ये मोडालिटीज है, हमें देखना होगा कि क्या क्या अवेलेबिलिटीज है, उसके हिसाब से वी हैव टू प्लान। सुमन त्रिपाठी जी का फोन है कि आलोक जी, विद योर परमिशन, जी प्लीज सर, अगर आपकी इजाजत हो। नहीं सर, आपकी इजाजत, आपकी आज की इजाजत आप देंगे। नहीं, उनको ये है कि उन्होंने कहा कि मॉडरेट जी मानसिक मंदता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और उसके साथ में हियरिंग लॉस भी है। मगर हियरिंग लॉस में नहीं बताया कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर हियरिंग लॉस है। तो सबसे पहले तो उसको हियरिंग एड लगाना बहुत आवश्यक है, और वो भी नियमित रूप से लगाना चाहिए और वर्किंग कंडीशन में रहना चाहिए। बाकी जो ट्रेनिंग वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड के साथ में करते हैं, वही ट्रेनिंग उसकी लैंग्वेज और स्पीच डेवलपमेंट के लिए भी काम कर जाएगी। और जैसे निर्णय जी ने कहा कि पुनरावृत्ति बहुत आवश्यक होगी, कि एक ही चीज को समझने में, मान लीजिए अगर उसको 10 बार हमें करना पड़ता है, तो बुलवाने के लिए अगर बात करनी है तो हमें 12 बार 15 बार भी करना पड़ सकता है। तो पुनरावृत्ति, जो रेपिटेशंस जो है, वो बहुत आवश्यक है। थैंक यू सर। ग्रेट। और सुमन त्रिपाठी जी का एक प्रश्न है कि कॉक्लियर इम्प्लांट किस उम्र में कराना चाहिए जो कि ज्यादा प्रभावी होता है? निर्णय जी। कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में पहले ये समझ लें, हम लोग किसी भी उम्र में कॉक्लियर इम्प्लांट करा सकते हैं यदि उन्हें एक्वायर्ड हियरिंग लॉस हो और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद उनको हियरिंग लॉस हुआ हो, और उनका हियरिंग लॉस इस कैटेगरी में पड़ता हो जिसमें कि उनको हियरिंग एड से फायदा लिमिटेड मिल रहा हो, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन, लिमिटेड बेनिफिट्स विद लिमिटेड बेनिफिट विद हियरिंग एड फर्स्ट। सेकंड, यदि लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद हियरिंग लॉस हुआ हो तो किसी भी एज में इम्प्लांट करा सकते हैं। और यदि ये कंजेनाइटल है तो बेस्ट 100% बेनिफिट के लिए 1 to 3 years सबसे बेस्ट एज कहा जाता है। 3 to 5 years ऑरेंज जोन कहा जाता है, जब आप उसमें बहुत अच्छे डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आप कंपेयर करेंगे तो वो थोड़े से बैक रहेंगे। 5 to 7 years में भी कर सकते हैं, बट उनके बेनिफिट लिमिटेड होंगे। 7 years के बाद उनको इम्प्लांट कराने में बेनिफिट्स नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज को फोकस करना होगा कि हमें ऑडिटरी बच्चे कितने रिच है उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। एज्यूम करें बच्चे का एज 7 year है और बट उसकी जो हियरिंग एबिलिटी है, हियरिंग एड लगाने के बाद उनका स्पीच परसेप्शन काफी हद तक अच्छा है, 30-40% भी स्कोर हो रहा है, तो इवन 7 years, 9 years, 10 years तक भी करा सकते हैं। सर मुझे थोड़ा जगह बदलना पड़ेगा, हमारे तरफ काफी शोर आ रहा है। ठीक है, तो आप बदलिए जगह तब तक। मैं इसमें एक देख रहा हूँ, रेखा बर्मन जी ने पूछा है कि अगर किसी व्यक्ति को हियरिंग इम्पेयरमेंट विद सेंसरी इशू है, अगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो हियरिंग लॉस इटसेल्फ इज ए सेंसरी इशू। किस तरह की सेंसरी इशू है? उसको साउंड से सेंसेशन है, लाइट से सेंसेशन है? तो जो हमारे सेंसेस हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। तो गुप्ता सर, आप कुछ इसमें बताना चाहेंगे कुछ? क्या सर? सर, हियरिंग इम्पेयरमेंट में देखिए, एक तो ये है कि जो उन्होंने कहा ना सेंसरी इशू, आई थिंक इट मे बी रिलेटेड टू फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। जी, यस, he can be a child under ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हो सकता है,
बाकी हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो होते हैं इनके अंदर भी हेयरिंग सेंस को लेकर के इश्यूज हो जाते हैं। वो क्या होते हैं कि अगर हम बहुत धीरे बोले तो सुनता नहीं है, और जरा जोर से बोल रहे तो बोले चिल्ला क्यों रहे हैं, व्हाई यू आर शाउटिंग, आप चिल्ला क्यों रहे हैं। तो ये तो मतलब सिर्फ सेंसरी इशू किस वजह से है, क्या है, वो उसकी जांच पूरी करनी पड़ेगी। उसी के बाद में कुछ उनको बताया जा सकता है कि जो हियरिंग लॉस है वो कितना है, क्या हियरिंग एड सूटेबल है या नहीं है, वो हियरिंग एड रेगुलरली पहनता है या नहीं पहनता है, हियरिंग एड पहनता है तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है। क्या होता है, वॉल्यूम की सेटिंग को हम बार बार चेंज करते रहते हैं कि जरा सी आवाज ज्यादा हुई तो हमने उसको कम कर दिया और ज्यादा तेज हुई। तो ये चीज हम अपने कान में नहीं कर सकते हैं कि शोर में भी हमारा कान उतना ही खुला रहता है और धीरे आवाज में भी उतना ही खुला रहता है। तो उनको अपने जो उसका बच्चा अगर हियरिंग एड यूज कर रहा है तो उसको उसकी प्रॉपर सेटिंग करानी चाहिए कि व्हाट वॉल्यूम 1 पर रखना है, 1.5 पर रखना है, 2 पर रखना है, अकॉर्डिंग टू हियरिंग लॉस। जहां से उन्होंने हियरिंग एड जिस भी ऑडियोलॉजिस्ट से लिया है, ही विल सेट द, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया होगा कि इसका हियरिंग एड इतना होना चाहिए। जी ये चीजें इनको ध्यान में रखनी पड़ेंगी तो शायद इनकी प्रॉब्लम हो जाए। बाकी सेंसरी इशू अगर वो स्पेसिफिक लिखे तो बात कर सकते हैं। तभी जब तक हम सेंसरी इशू के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत ही स्पेसिफिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेसिफिक होना है, क्योंकि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में भी सेंसरी इश्यूज होते हैं। हियरिंग को लेकर के मैंने बताया, हियरिंग को भी लेके हो सकते हैं, विजुअल को भी लेके हो सकते हैं, और इफेक्टरी को भी, सब हर तरह से अलग अलग उसमें हो सकते हैं, वेस्टिबुलर भी हो सकते हैं। अगर हम एक स्वर्ण मंडल जी हैं हमारे पास अभी जो ऑडियंस, उनका बहुत अच्छा सवाल है, साइन लैंग्वेज से भी रिलेटेड सवाल है, इंक्लूजन से भी रिलेटेड सवाल है। मैं और एक साइन लैंग्वेज का सवाल हमारे पास और भी यहाँ पर मनु भाई से आया है। मैं इस सबको एक कंबाइंड पूछना चाहता हूँ सर कि साइन लैंग्वेज का जो संबंध है, क्या वह हमारे समाज में, इंक्लूसिव सोसाइटी में जीने के लिए, रहने के लिए डायरेक्ट वो उसका प्रोपोर्शनल तालमेल है क्या, कि अगर जिस व्यक्ति को साइन लैंग्वेज आता है तो वो समाज में उसकी जिंदगी अच्छी हो सकती है। हम कैसे साइन लैंग्वेज को कैसे देखते हैं, क्योंकि आज भी हमारे समाज में अगर देखा जाए तो 1% से भी कम लोग होंगे जिसको कि साइन लैंग्वेज आता होगा। जैसे राखी को साइन लैंग्वेज आता है, तो अगर मनोविकास में अगर 50 लोग काम करने वाले हैं तो उसमें सिर्फ एक ही लोगों को आता है, तो मतलब आधे प्रतिशत से भी कम हो गया। तो अगर हम इस तरह से देखें तो साइन लैंग्वेज वाले लोगों की तो बहुत जरूरी है। क्या साइन लैंग्वेज का जो प्रपोर्शन है वो समाज में इंक्लूजन से रिलेटेड है? दूसरी बात है कि सर अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो और वो 8वीं 10वीं तक किसी तरह से बिना साइन के वो किसी तरह से पढ़ चुका है, 10वीं क्लास पास कर चुका है, उसके पास साइन लैंग्वेज नहीं है, लेकिन विदाउट साइन लैंग्वेज आगे की पढ़ाई करने में और भी मुश्किल हो रही है। तो इसको कैसे सर आप सोचते हैं? मैं तो तीनों ही एक्सपर्ट से ये सवाल पूछूंगा। सर इसमें मैं शुरुआत करना चाहूंगा जी लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की तरफ से। मैंने पहले ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक वो कैटेगरी जो विथ हियरिंग एड उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है या बहुत ही मिनिमल बेनिफिट होने वाला है ना, उनके लिए बोलना सिखाना या सुनकर समझना सिखाना इम्पॉसिबल है। ये कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। यदि वो रियली विथ हियरिंग एड भी लगभग नहीं सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, सो एट लीस्ट वो 1% कम्युनिटी के पास तो हैं। यदि आपने उन्हें स्पोकन बनाने की कोशिश की तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ने वाला है और वो अनएक्सपेक्टेड थॉट्स है। सो यदि साइन लैंग्वेज की तरफ वो जाते भी हैं तो एट लीस्ट वो 1% पॉपुलेशन के लिए 100% कम्युनिकेशन, इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सो नहीं से ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि हम उनको बोलना सुनकर सिखाने की कोशिश किए तो ये डिप्रेशन ही लाने वाला है, जो बात कर रहा है उनके लिए भी और जो लिसनर है उनके लिए भी। सो ये मोड ओपन रहना चाहिए, ऑन रहना चाहिए फर्स्ट, क्योंकि इवन इससे वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट में मैं ऐसे देखता हूँ कि ओके, यदि ये बच्चा साइन लैंग्वेज में भी जाता है और मैं अज्यूम करूं कि वो 1% पॉपुलेशन है जो ही साइन लैंग्वेज समझते हैं, कोई बात नहीं, बट फिर भी बाकी जो रेस्ट 99% है वो एटलीस्ट बहुत सारे इशारे समझते हैं जिससे उनका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव ना ही सही बट फिर भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट यस, यदि कोई बच्चा बहुत लेट आइडेंटिफाइड है
हियरिंग एड फिट नहीं होता है क्योंकि ऑडियोलॉजिकली वो वैसा है, सो बेस्ट ऑप्शन है कि वो साइन लैंग्वेज में जाएं, बिल्कुल ना हिचके, क्योंकि वो उनके लाइफ के लिए बहुत अच्छा है और उनको इस मोड से वो बहुत अच्छे एजुकेशन मोड को भी चूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी नौकरी भी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज उन्होंने उसको भी छोड़ दिया तो ये मैस होने वाला है, ना वो इधर रहेंगे ना वो उधर जा पाएंगे। और अदरवाइज इंक्लूजन के लिए प्रोबेबली गुप्ता सर और भावना मैम अच्छे से समझा पाएंगे। ये मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ नहीं बिल्कुल कि हर को पकड़कर स्पीच थेरेपी देने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने एक थर्ड कैटेगरी रखा है, उनको बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि इम्पॉसिबल है। यस सर। जी जी सर, निर्मला जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि जो बच्चे लेट आइडेंटिफाई होते हैं, हमारे ना ब्रेन की एक न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है कि हर काम के लिए हमारे शरीर में अलग अलग कोशिकाएं हैं। आँख से जो हम देखते हैं, आँख से देखने के बाद में जो हमारे दिमाग में मैसेज जाता है उसकी कोशिकाएं अलग हैं। सुनने के लिए कान जो इनर ईयर से 8th कॉर्नियल नर्व है वो हमारे जो ब्रेन में जाती है वो कोशिकाएं अलग हैं। स्पर्श के लिए कोशिकाएं अलग हैं, सूंघने के लिए अलग हैं, स्वाद के लिए अलग कोशिकाएं हैं। तो जब कोई कोशिका स्टिमुलेट नहीं होती है तो उसकी प्लास्टिसिटी कम हो जाती है और वो दैट हैज बीन टेकन ओवर बाय द अदर सेंस। तो जो लोग सुनते नहीं हैं और उनको हम काफी देर तक, काफी सालों तक, 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल तक हियरिंग एड नहीं देते हैं, सुनने का नहीं देते हैं, तो उनकी जो सुनने की कोशिका की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो दैट इज बीन टेकन ओवर बाय साइट और बाय सम अदर थिंग। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने साइन लैंग्वेज की कही कि एक बच्चा, अक्सर ज्यादातर लोग बाग ये कहते हैं कि साइन लैंग्वेज इज द मदर टंग ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। आई टोटली डिसएग्री विद दैट। साइन लैंग्वेज उनकी मदर टंग नहीं है। इशारे हम भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, सभी ने इशारे किए हैं। और 2 साल तक 3 साल तक जब हमको पूरा शब्द भंडार नहीं हुआ था तब तक हमने किया कि प्रत्येक डेफ बच्चे को अगर एक ट्रेन साइन लैंग्वेज टीचर किसी स्कूल फॉर द डेफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट में जाकर साइन लैंग्वेज में बात करे तो हो सकता है मोर देन 50% या 60% बच्चे साइन लैंग्वेज को समझेंगे ना, जो साइन लैंग्वेज वो कर रहा है। तो दे हैव टू बी ट्रेन्ड इन साइन लैंग्वेज। और साइन लैंग्वेज सीखने वाला बच्चा इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं बनाता। वो एक ग्रुप है जो वो साइन लैंग्वेज जानता है, वहीं पर वो उनकी इंक्लूसिव सोसाइटी होती है, उसी के अंदर वो बात कर सकता है। आई एम नॉट अगेंस्ट साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज होना चाहिए, मगर ये कहना कि साइन लैंग्वेज इज द मदर टंग ऑफ डेफ चिल्ड्रन, नो, इट्स नॉट। क्योंकि साइन लैंग्वेज उनको हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और मदर टंग सिखाई नहीं जाती, मदर टंग ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाती है। मैं हिंदी भाषा में बोलने वाला हूँ, मेरे को हिंदी आई, भावना जी अभी बीच बीच में कुछ गुजराती भी बोल रही थी तो उनको गुजराती आती है। तो इसी तरीके से कोई भी डेफ बच्चा अगर डेफ कम्युनिटी में रहता है, अब चाइल्ड बोर्न टू ए डेफ पेरेंट्स, उसकी मदर टंग जो है वो साइन लैंग्वेज हो सकती है, तो वो चाहे हियरिंग है चाहे डेफ है, तो क्योंकि वो उसी भाषा को बार बार देखता रहता है। तो डेफ साइन लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी में मेरे को नहीं आती, आपको नहीं आती है, तो हमारे और आपसे वो बातें नहीं कर सकता है। He will not understand. Everybody will not. वो दुकान पे जाकर के अगर डबल रोटी भी मांगनी है तो डबल रोटी वो साइन में मांगेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है सर, थैंक यू जी। मैं एक अपने श्रोता है साधना रॉय चौधरी जी, शी वांट्स टू से समथिंग। प्लीज साधना जी, आप बताइए क्या कहना चाहती हैं। जी सर, गुड आफ्टरनून। मैं एचआई बच्चों के साथ पिछले 16 ईयर से काम कर रही हूँ। तो एज पर माई एक्सपीरियंस मैं ये बताना चाहती हूँ, पहले ये बताऊंगी कि दे हैव एन एक्स्ट्रा वर्ल्ड, दे हैव अनदर वर्ल्ड as they freely communicate with each other. सर, जेसी गुप्ता को भी मैं बोलूंगी, सर जब छोटे थे, मैं जब छोटी थी, तब भी तो हम लोग देखते थे ना कि एक जगह पे कोई भी स्टेशन में या कहीं पे एक जगह पे बहुत सारे एचआई बच्चे एक साथ मैच ये हो जाते थे और अपने मतलब उन लोगों के अंदर बातें करते थे, मतलब कम्युनिकेशन चलता रहता था। तो दैट वाज देयर
that was their gesture, maybe that was their sign language, maybe that were their own language maybe. क्योंकि देखिए स्टेट वाइज भी साइन लैंग्वेज चेंज हो जाता है। जैसे बंगाल में मम्मी को कुछ और साइन दिखाते हैं और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में कुछ और साइन दिखाते हैं, ठीक है। तो यही तो साइन लैंग्वेज जरूरी है, एक तो साइन लैंग्वेज जरूरी है, दूसरा कि गेस्चर भी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सब कोई सारे ये करेंगे, साइन लैंग्वेज सीखेंगे और अपने तरीके से सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे प्रॉपर साइन लैंग्वेज सीखेंगे, लेकिन गेस्चर से उन लोग बातें करेंगे। रहा बात स्पीच का, जिन बच्चों का माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का स्पीच हियरिंग लॉस है, अगर उन लोगों को सही ढंग से सिखाया जाए और छोटे से ही सिखाया जाए, मतलब 3-4 साल से शुरू किया जाए और मम्मी काम करे, मतलब जो स्पीच थेरेपिस्ट के साथ अगर मम्मी काम करे, तो आई बिलीव दैट कि इन लोग साइन लैंग्वेज मतलब स्पीच में जरूर इम्प्रूव करेगा 100%, नंबर 1। और नंबर 2 रहा बात कॉकलियर का भी, क्योंकि देखिए हम लोग जो बात करते हैं ना, जैसे हिंदी में एक तो है डू मीन्स करना, यही करना कभी किए हो जाते हैं, कभी किया हो जाता है, कभी कर चुकी हो जाती है। तो इन लोग ना उलझ जाते हैं इतने सारे डू का स्पेलिंग, मतलब वर्ड वैरायटी सेंटेंस में वेरियस वे में यूज करने में। तो बेटर है, इसीलिए उन लोग क्या करते हैं जो स्पीच सीखते हैं, उन लोग वर्ड सीख लेते हैं। पहले वर्ड, इसका नाम ये है, इसका नाम है, वर्ड सीख लेते हैं। उसके बाद सेंटेंस इन लोग कभी बना नहीं पाते हैं, ना ही कि इन लोग अपने से कोई पैराग्राफ या अनुच्छेद लिखने के लिए बोलिए तो 2 लाइन भी लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि कितना ही ना हियरिंग मतलब स्पीच सीख जाए। अगर नॉर्मल बातें जब तक नहीं सीखेंगे, नॉर्मल बातें तभी सीखेंगे जो कॉकलियर इम्प्लांट होगा, और एकदम छोटे से मतलब फ्रॉम 3 to 4 years उन लोगों का प्रॉपर स्पीच, या तो बिलो 3 प्रॉपर स्पीच होगा एक टाइम, मतलब 6 साल में बच्चा जाके जब उसका एक्सप्रेशन मतलब इमोशन एक्सप्रेस कर पाएंगे। जैसे मेरा एक बच्चा है। मैडम आप सवाल क्या है आपका वो पूछिए। जी सर, सवाल जो अभी जो बात चल रहा था कि इन बच्चों का स्पीच का क्या है, गेस्चर क्या है और साइन लैंग्वेज इन लोगों का जरूरी है नहीं है, मैं इसके ऊपर ही चर्चा कर रही हूँ। जी ठीक है, थैंक यू। we'll go to the next person, Mr. Nitin Taneja ji. Please speak yourself कि क्या आपको कहना है। Okay. Sir, am I audible? Yes. দরকার নেই তো ফটোফটো, আমি বলছি ওখানে আমার মাথার মধ্যে তো ওগুলো ঘুরছে, তুই যদি তার মাঝখানে ফোনটা ছেড়ে দাও। किसी और की आवाज आ रही है सर। जी बंद कर दिया मैंने, बताइए। ओके सर, मुझे ये पूछना है कि मैंने अपने टेस्ट करवाए थे और जो हेड थी वहां पे, उन्होंने मुझे अच्छे से बोला कि आपके टेस्ट मैंने देख लिए हैं और मेरा सीवियर हेयरिंग लॉस है दोनों कानों में। अब वो ये कहते हैं कि नितिन, अब मैंने उनसे बोला कि मैं हेयरिंग एड लगा के भी ठीक से नहीं सुन पा रहा, तो उन्होंने कहा कि नितिन आप जो है वो बायलेटरल कॉकलियर इम्प्लांट के लिए एलिजिबल हो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मुझे ये इसलिए इम्पोर्टेंट लगता है कॉकलियर इम्प्लांट, क्योंकि मेरे जो लेफ्ट ईयर में है बहुत ज्यादा तेज टिनाइटस होता है, बहुत तेज होता है, जो मैं इस समय भी सुन रहा हूँ और रात को भी काफी होता है। अभी इसमें मेरे पास यही सवाल है कि क्या कहते हैं, एक तो जैसा कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, कॉकलियर इम्प्लांट होता बहुत महंगा है, लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं एक तो हेयरिंग एड जो लगाई हुई है मैं उससे भी सुन नहीं पाता ठीक से। यहाँ आपको सुन लेता हूँ, ये अच्छी बात है। बहुत स्ट्रगल करता हूँ, और अगर आप ठीक से पूछना चाहें तो बचपन से ही आप मैं पूरा बता सकता हूँ, चाहे मैरिज के बारे में बोले, साइन लैंग्वेज के बारे में। अभी आपका सवाल क्या है वो पूछिए जी। तो मैं कुछ और बोलने लगा था। एक्चुअली सवाल यही है मेरा बस कि ये जो कॉकलियर इम्प्लांट है, मैं सोचता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। तो बहुत सारी रिसर्च रहती हैं, डॉक्टर नील बॉमेन होते तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत हेल्प करी उन्होंने मुझे, 2007 से ही हेल्प करी। अच्छा, इसमें मैं पूछना चाहूंगा, बहुत रिसर्च हो रही हैं, एक रिसर्च का ट्रायल अभी रिजल्ट्स आने हैं
FX समथिंग नाम है उसका, वो भी प्रॉमिसिंग निकल रहे हैं रिजल्ट्स। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ कि आपको ये जो हियरिंग इम्प्लांट, कॉक्लियर इम्प्लांट कराना चाहिए या नहीं चाहिए, आप इस डिसीजन मेकिंग में आप हमारी सलाह चाहते हैं, यही ना? You want कि whether you should go for the cochlear implant or not. Am I right? That's okay, fine. Yeah. इसमें एक चीज ये भी है कि मैं कंपेल हूँ। कंपेल का मतलब ये हो गया कि मैं मजबूर हूँ। मेरे इस कान में इतना ज्यादा टिनाइटस होता है और फिर मैं हेयरिंग एड के साथ ठीक से सुन भी नहीं पाता। हेयरिंग एड के साथ भी बहुत डिफिकल्टी आती है। मैं अपनी शॉप पे भी जाता हूँ, मैंने आपको एक दिन और सलाह दिया था अपने मशवरा में ही कि एक दिन आपको आके यहाँ पर, चाहे गुप्ता जी होते हैं या जो हमारे स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, उससे एक बार आप प्रॉपर कान की जांच कराइए। और अगर मुझे लगता है कि गुप्ता सर और निर्णय सर एक सबसे पहले इनको सलाह हम दे सकते हैं कि नहीं कि ये कॉक्लियर इम्प्लांट इनके लिए कितना उपयोगी है, कितना इनसे हो सकता है या नहीं हो सकता। एक चीज बोलूंगा मैं, गुप्ता सर एक मिनट रुकिए। एडिट ऑडियोग्राम क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ। एडिट ऑडियोग्राम रखते नहीं है, एम्पलीफोन है या कोई भी है, बहुत सारे हैं क्या कहते हैं। और मैं बचपन से ही बहुत जगह गया हूँ, बहुत लोग जानते हैं मुझे। हेयरिंग अली अवर जंग में भी जो है, नोएडा में भी गया हूँ मैं, यहाँ इनका कस्तूरबा नगर में था, वहां भी बहुत चक्कर मारे मैंने। अभी मैं बस यही कह रहा हूँ, आप क्या कहते हैं, एडिट ऑडियोग्राम के लिए मेरे को बोला नहीं, मैं खुद चाहता हूँ, सॉरी, एडिट ऑडियोग्राम मैं खुद चाहता हूँ। मुझे वैसे बोला सीधा यही है कि आप कॉक्लियर इम्प्लांट कराओ दोनों कानों में। एडिट ऑडियोग्राम से ये पता चलेगा हेयरिंग एड से मेरा कितना स्पीच टेस्ट कैसा निकलता है मेरा हेयरिंग एड से। और मैं आप हमें ये बताइए, आपका सवाल क्या है हमसे सवाल क्या पूछना चाहते हैं? हमारे एक्सपर्ट से सवाल क्या पूछना चाहते हैं? है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉक्लियर इम्प्लांट हो, खासकर लेफ्ट ईयर का, कि जिसमें टिनाइटस ज्यादा है। ठीक है। तो मैं अपने एक्सपर्ट से मैं पूछना चाहूंगा कि गुप्ता सर की इनको निर्णय जी ये बताइए कि कितना उम्र हो गया नितिन जी आपका? कितने साल सर? अभी 40 इयर्स। 40 साल का सर, 40। इनके 40 इयर्स के हो गए, इनकी कुछ समस्याएं भी है जो इन्होंने खुद अभी बताया, तो इनको क्या करना चाहिए? ये आपको सही में बायलैटरल सीवियर सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो कॉक्लियर इम्प्लांट बेस्ट ऑप्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। रही बात एडेड ऑडियोग्राम की, तो ये पॉसिबल है कि सीवियर हियरिंग लॉस में आपका एडेड ऑडियोग्राम बहुत अच्छा हो, पर एडेड ऑडियोग्राम सिर्फ ये बताता है कि कौन कौन से साउंड रियली आप एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कौन कौन से साउंड को आप परसीव कर सकते हैं, स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ नॉइज, है ना। जो एडेड ऑडियोग्राम होता है वो कम, इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय ये जांच चल रही होती है उस समय बाहर का कोई भी नॉइज नहीं होता है ना। तो पॉसिबल है कि आप वो सारी आवाजें जो नॉर्मल कन्वर्सेशन में सुननी चाहिए आपके लिए वो ऑडिबल हो, बट जरूरी नहीं है कि वो आप शोर में भी आप सुनकर समझ सके, है ना। तो ये लॉस सीवियर है और हियरिंग एड आपको बेनिफिट नहीं कर रहा है और आपके ऑडियोलॉजिस्ट ने रियली बहुत अच्छे से हर लेवल पे टेस्ट कर लिया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कॉक्लियर इम्प्लांट बेस्ट ऑप्शन है। रही बात टिनाइटिस की, तो कॉक्लियर इम्प्लांट से टिनाइटिस पूरा चला जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बट ये ऐसा देखा गया है। पता ही नहीं आपको पता ही नहीं, फिर ये कोई गारंटी नहीं होती। छोड़िए, मैं नहीं, आपको जब नॉलेज नहीं है तो फायदा नहीं बात करने का। सॉरी। ठीक, कोई बात नहीं। तो आप उसको फिर भी हमारे श्रोताओं सर्च कर लीजिए कि मैं जिस कॉलेज में हूँ उस कॉलेज में कोई नहीं हमारे श्रोताओं को जो वो आप बता रहे थे कि जो कॉक्लियर इम्प्लांट से टिनाइटिस जाना ऐसा जरूरी नहीं है। 100% टिनाइटिस जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा देखा गया है कि हियरिंग एड लगाने से भी टिनाइटिस काफी हद तक कम होता है। कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद भी टिनाइटिस हियरिंग एड से बहुत ज्यादा संभावना है कि बहुत हद तक कम हो जाएगी। टिनाइटिस के काफी सारे ऑरिजिन हैं, इस बात की कोई भी डॉक्टर या ऑडियोलॉजिस्ट गारंटी नहीं दे सकता कि कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद वो टिनाइटिस 100% चला ही जाएगा। दैट इज इम्पॉसिबल। हाँ, पॉसिबल है कि उनका 100% चला जाए, बट गारंटी नहीं दे सकते। गारंटी नहीं है, वेरी गुड। गारंटी नहीं दे सकते। इवन वो 100% स्पीच परसेप्शन की भी कोई गारंटी नहीं दे सकते। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे स्टडीज हैं जिसे हम लोग रोज फेस करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो 100% चला जाएगा। ठीक है,
तो मैं But yes, अभी भारतीय सिवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के संदर्भ में कॉक्लियर इम्प्लांट बेस्ट ऑप्शन है, देयर इज नो डाउट। यस, लेकिन हम हर चीज की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आपका उसी से हो ही जाए। और हम एज ए प्रोफेशनल हमें हमेशा इस तरह की सलाह चुननी चाहिए लोगों के लिए जो उनके लिए अच्छे भी क्या उपयोग हैं उसके, और उसका बुरा भी क्या हो सकता है, दोनों के ही बारे में बातचीत करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर हम एज ए पर्सन हम उस सलाह को लेना चाहते हैं तो हमें भी इस दोनों ही चीज को जानने का अधिकार है कि हमारे लिए क्या चीज अच्छा है और क्या चीज बुरा है। अगर हम हमेशा अच्छा ही को सुनना चाहेंगे तो क्या होता है कि हमें अच्छा सुनने की आदत लग जाती है, और जब हमारे पास बुरा कोई वक्त आता है या बुरा कोई सलाह मिलता है तो हमारे लिए फिर वो एक्सेप्ट करना दुविधा की बात हो जाती है। मैं अब जाना चाहूंगा मैडम भावना जी के पास। करना चाहूंगा इसमें जस्ट जी। एक आखिरी लाइन जी। जो हमारे कम्युनिकेशन पार्टनर थे वो जिस तरह से हमारे कन्वर्सेशन को फॉलो कर रहे थे, जी ऐसा लगता है कि हियरिंग एड काफी अच्छा फायदा कर सकता है जी जी और जी यह कर रहा definitely। होगा। बेसिकली क्या होता है सर, मैं थोड़ा यहाँ खुल के बताना चाहता हूँ। बेसिक मेरा रिसर्च जो है मोस्टली रिहैबिलिटेशन के साइंस में है, रिहैबिलिटेशन साइंस में है, और मैंने भी बहुत सारे डेफ कल्चर पे बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बहुत सारे हमारे पेपर्स आप अगर सर्च मारेंगे तो नेट पे मिल जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत हद तक हमारी जो एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है सेल्फ को सोचने का, वो हमारे डिसेबिलिटी को कहीं ना कहीं सफर करता है, कहीं ना कहीं उसको हाईलाइट करता है। और दूसरी बात है कि हम जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार तो मैं देखा है, हम लोगों ने देखा है कि जो परिवार के सदस्य हैं या जो वो व्यक्ति खुद है, वो हियरिंग एड लगाने से शर्माते हैं कि लोग हमें कहीं ऐसा ना कह दे। तो अभी भी हमारे पास अगर देखा जाए तो विज्ञान इतनी तरक्की कर चुकी है कि आपने हियरिंग एड लगाया है कि नहीं लगाया है वो किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत ऐसी बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे ऐसे चीज हैं। तो जब अगर हमें कोई सलाह मिलता हो कि अगर हम हियरिंग एड लगा लें और उससे हमारा कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है तो जरूर हमें लगाना चाहिए। और आज के डेट में हमारे पास इतने अच्छे हियरिंग एड हैं जो कंप्यूटरली बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, कंप्यूटरली मैकेनाइज्ड होते हैं, उसका हम बहुत सारा प्रोग्रामिंग्स करते हैं कि जिससे आपको हर जगह पे ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से साउंड की क्लैरिटी मिले। तो लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको चुनना चाहिए डेफिनेटली। एंड देन आई वांट टू गो टू जी आलोक जी जी ये नितिन जी एक दफा पहले भी मेरे से सवाल कर चुके थे। जी 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 आपको पता याद होगा, तो मैंने ये कहा था कि भाई अभी इनकी उम्र 40 साल हो गई है। हाँ। डॉक्टर्स जो हैं वो कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए बहुत अच्छा केस कहते हैं कि आपको दोनों कान में करा लेना चाहिए। और जो निर्णय जी ने कहा कि भाई कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद में टिनाइटस 100% चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं मिल सकता, क्योंकि टिनाइटस जो है वो दैट इज कॉज्ड बाय द, आई थिंक जहां तक मैं अगर समझता हूँ, वो मिडिल ईयर का प्रॉब्लम है। जी जी और कॉक्लियर इम्प्लांट मिडिल ईयर को सरपास करके जाता है, डेफिनेटली। वो मिडिल ईयर को छूता ही नहीं है। तो सिर्फ हियरिंग एड जो है उसका अगर ये सेटिंग ठीक से करा लें और सूटेबल हियरिंग एड ले लें, अगर हियरिंग एड पता नहीं कितने साल से इन्होंने चेंज नहीं किया है, कब चेंज किया है आई डोंट नो, एज ही लेफ्ट, तो वो हो सकता है कि इनको फायदा कर जाए। कॉक्लियर इम्प्लांट कराने के बाद में जो मैंने बताया था कि भाई स्विच ऑन टाइम इनके पास में जाएगा, उस वक्त सिर्फ इनका एक ही कान काम करता रहेगा जिसमें ये हियरिंग एड लगा सकते हैं। दूसरे कान से कॉक्लियर इम्प्लांट सुनने के लिए फिर इनको एवीटी के लिए जाना पड़ेगा। 3 हफ्ते बाद जब स्विच ऑन हो जाएगा उसके बाद में एवीटी के लिए जाना पड़ेगा। तो वो कान जो है इनका काफी पीछे हो जाएगा, इम्बैलेंस बन जाएगा। तो एक कान में इनको हियरिंग एड फिर भी लगाना पड़ेगा और दूसरे कान से कॉक्लियर इम्प्लांट लगेंगे। मगर जो बेसिक प्रॉब्लम है इनकी टिनाइटस की है, और वो निर्णय जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि कॉक्लियर इम्प्लांट does not guarantee 100% treatment of tinnitus. जी वेरी ट्रू सर। आप अगर उस साइंस को देखें, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि हमारे कान के बहुत सारे पार्ट होते हैं और टिनाइटस ऑब्वियसली वो मिडिल ईयर की बात है, तो वहां पर तो हियरिंग एड से हमारा कुछ ना कुछ वो चीज हो सकता है। सर टिनाइटस के ट्रीटमेंट के लिए सुनने वाले लोगों को भी हम हियरिंग एड्स लगा देते हैं कभी-कभी। बहुत सारे लोग लगाते हैं। मैं जाना चाहूंगा भावना जी के पास।
भावना जी, आपके पास कुछ एक मैंने जहां पर गया था आपके साथ किसी एक गांव में, और हमने उस परिवार को देखा था कि कैसे आपने उसका रिहैबिलिटेशन किया। मैं आपको संक्षिप्त में भी और लेकिन विस्तार से भी, संक्षिप्त में मीन्स टाइम कम, और विस्तार से मीन्स कि बहुत सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स के साथ मैं उस व्यक्ति की कहानी, उस परिवार की कहानी को मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगा कि कैसे उसका रिहैबिलिटेशन हुआ। उससे हमें बहुत चीज समझने के लिए मिल सकता है कि हम कैसे एटीट्यूडनल चेंज कर सकते हैं, कैसे हम समाज में एक सोच ला सकते हैं, कैसे उस परिवार की जिंदगी, परिवार का जो एक रौनक है वो खुशी लौटा सकते हैं। जी सर। जी मैम। जी सर, हम लोग जो जहाँ पर गए थे वो भावनगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। उस फैमिली में 3 डेफ है, 2 लड़कियां 1 लड़का, तीनों की शादी हो चुकी है, तीनों के घर पे बच्चे हैं, तीनों की शादी हुई है, वो हियरिंग पर्सन है। म्यूट हो गया आपका। आप म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी। और लड़की दोनों वही उसी गांव में रहते हैं। प्रॉब्लम ये आज काम ये है कि वे लोग खेत में ही काम करते हैं। खेत की जो पैदाश होती है उनका यार्ड में ले जाना, वहां पर उनकी बेचना, वो सब काम वो लड़का खुद करता है। हार्ड ऑफ हियरिंग होने की वजह से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है और पूरे फैमिली की जिम्मेदारी वो अपने कंधों पे ले चुका है। जो हियरिंग छोटा भाई है वो हियरिंग है, लेकिन वो उतना काम नहीं करता जितनी जिम्मेदारी ये निभाता है। तो 6 पर्सन की फैमिली है, पूरा काम वो अपने कंधों पर लेकर अभी फैमिली को हैंडल कर रहा है। जी। पूरा अब वो जो शादी, या फिर वो शादी कैसे कराया आपने, ये बताइए, कैसे लड़की उसके लिए ढूंढा? सर, हमारी पास पड़े हुए बच्चे थे। उस लड़के के लिए मेरे पास पड़ी हुई लड़की थी। दोनों की फैमिली को बात किया, लड़का भी रिसोर्स रूम में आते थे। लड़के को पहले बात किया, लड़के ने बोला कि मुझे पसंद है। फिर दोनों की फैमिली को बोला, दोनों के फैमिली ने अपने अपने फैमिली से बात की, सबने हाँ किया। फिर दोनों को भावनगर में बुलाया, बात किया, दोनों को लगा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और तय हुआ। लेकिन सर उससे पहले मैं एक और लड़की की बात करना चाहूंगी। जी जी प्लीज। जो हमारे पास ही पड़ी है। दिल्ली का केस था, निर्भया केस। सर ज्यादातर 5 घंटे हम लोग पढ़ाने के लिए गांव में जाते हैं। वो पूरे हफ्ते की न्यूज़पेपर इकट्ठा करके रखती थी और बोलती थी, 12th में थी फिर भी, कि पढ़ना साइड पे कर दो, मुझे ये बताओ कि इसमें क्या है। तो ये भी हम लोगों का काम है कि सिर्फ जो हमारा सिलेबस है वो पूरा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो करंट इश्यूज है उसमें बच्चों को किस तरह अवेयर रहना चाहिए, ये इन सब बातों को बच्चों को बताना, उनमें अवेयर करना, और आगे जाके वो कोई ऐसे प्रॉब्लम को फेस ना करे, ये भी बताना होता है। निर्भया की आज भी छोटी से छोटी बात वो जानती है। वेरी गुड। और वही है जो मैंने आपको बोला कि अपने हस्बैंड को इस साल बोर्ड की एग्जाम दिलवा रही है। उसका 3 साल का बेटा है, वो अपने बेटे को, अपने फैमिली को और अपने हस्बैंड की पढ़ाई को, सबको इस साल एक साथ लेकर चल रही है। लेकिन बोलती है कि बोर्ड का एग्जाम क्लियर करवा के रहूंगी। गुड। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो आपने एक बात कही है कि कोई भी स्पेशल एजुकेटर हो या कोई भी प्रोफेशनल है, सिर्फ उसकी जिम्मेवारी किताबी या थेरेपी से ही नहीं होती है, उस व्यक्ति के जीवन से भी संबंधित बहुत सारी बातों से होती है। हो सकता है उस बच्चे ने पूरी कहानी को पढ़ा हो लेकिन उसको इंटरप्रिटेट नहीं कर पाया हो, अपनी भाषा में उसको समझ नहीं पाया हो, तो वहां भी हमारी जरूरत होती है कि कैसे हम उनको समझाएं। और सिर्फ समझाना ही हमारा काम नहीं होता, जो अवेयरनेस के साथ साथ अलर्ट करना होता है उस व्यक्ति को। एक हमने उसको अटेंटिव कर दिया, उसका अटेंशन क्रिएट किया कि आपको ऐसी संभावनाओं में क्या करनी चाहिए, कैसे आपको इससे निपटना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी ग्रेट मैम कि आपने जो है इस चीज को भी सिखाया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ चीज है।
हम मशवरा में हम हमेशा इन छोटी छोटी बातों को अगर हाईलाइट करें तो हमें अपने आप खुद ये समझने में आ जाएगा कि हमारे रोल क्या है, हमारे हम क्या क्या आगे कर सकते हैं एज ए प्रोफेशनल, एज ए पर्सन। मैं जाऊंगा निर्णय सर के पास कि आपका फाइनल रिमार्क्स क्या है आज उसमें। निर्णय सर जी, अनम्यूट जी। हियरिंग इम्पेयरमेंट्स या डिसेबिलिटी को ध्यान से देखें। यदि हमने अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया और प्रॉपर रिहैबिलिटेशन कर लिया तो आज के डेट में डिसेबिलिटी नहीं है। रियली वो हमारी तरह सुन सकते हैं, हमारी तरह बोल सकते हैं, बट इन केस हमने उस एज को कैप्चर नहीं किया तो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। यदि हम 3 इयर्स 5 इयर्स तक भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो भी हमारे बच्चे बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, काफ़ी हद तक एजुकेशनली काफ़ी अच्छे कर सकते हैं। इन केस इवन हम लोगों ने वो भी मिस किया तो फिर साइन लैंग्वेज में डालने से बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए और उसके बेस पे हर बच्चे को एडुकेट कराना चाहिए। यदि सोसाइटी इतनी अच्छी होती या हमारे बच्चे बहुत अच्छे कर ले तो शायद ये कास्ट और ये डेफ टू डेफ मैरिज को यदि डेफ टू नॉर्मल या नॉर्मल टू डेफ व्हाटएवर ये करने की कोशिश हो या ऐसा हो पाए तो बहुत हमारे सोसाइटी के लिए बेहतर है। बट ये तभी पॉसिबल है जब हमारे बच्चे हियरिंग लॉस के बाद भी वो पोटेंशियली काफ़ी गुड हो, सो दैट कि इवन नॉर्मल पर्सन को भी बहुत प्राउड हो कि उन्होंने जिनके साथ भी शादी की है वो एक बहुत अच्छे ह्यूमन है, बहुत अच्छे पर्सन है। सो यदि मेडिकल ग्राउंड से भी देखें तो 2 डेफ की एक साथ शादी होना डेफनेस का बढ़ावा देना है, बट फिर भी ये एक एफर्ट है जो एटलीस्ट बोल सकते हैं कि उनको आगे ये एक बहुत बड़ा रिहैबिलिटेशन है। बट यदि हमने अर्ली यदि इसको कर लिया और बच्चे काफ़ी हद तक अचीव कर लेते हैं तो शायद ये सपना भावना मैडम का या हर लोगों का पूरा हो कि नॉर्मल पर्सन्स आगे बढ़ें और वो शादी करें। सिर्फ आगे ही नहीं बढ़े, इवन एक नहीं मल्टीपल लोग आए उनकी एबिलिटी को देखते हुए एंड देन उनका रिहैबिलिटेशन फाइनल लेवल पे पॉसिबल हो पाएगा। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, रियल ऑडियोलॉजिकल एंड रिहैबिलिटेटिव ट्रीटमेंट, इवन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ओवरऑल हर चीज़ का अपना अपना इम्पोर्टेंस है और हर का अपना फुल तभी पॉसिबल है जब वो अर्ली आइडेंटिफाई हो। यस सर। ग्रेट। एक चीज और हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं कि बेरा टेस्ट क्या है, और अगर 100% हियरिंग लॉस हो तो क्या उसके लिए स्पीच थेरेपी की क्या संभावनाएं होती है? यदि 100% लॉस हो, यदि ये टर्म्स लिटरल सेंस में है तो स्पीच थेरेपी की संभावनाएं हैं, बट वो बोलकर कम सिखाना है, दिखाकर वाइब्रोटैक्टाइल रिस्पांस देकर आप थेरेपी दे सकते हैं। बट स्पीच को समझना, देखकर समझना है, सुनकर नहीं। और यदि बुलवाना चाहते हैं तो वाइब्रोटैक्टाइल्स के लेवल पे आप उनको सुने एंड देन ट्रेन करें, तो ये पॉसिबिलिटी है। बट आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनकी लैंग्वेज हमारी तरह या स्पीच हमारी तरह हो सकती है। बट इन केस इट 100% हियरिंग लॉस है और आपने स्पीच थेरेपी से पहले ऑरल रिहैबिलिटेशन सोचा कि ओके कुछ सुन सकता है क्या, तो यदि वो सुनने के लिए बच्चे का एज या बच्चे का रेडियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मैच करता है तो कॉक्लियर इम्प्लांट उसे वापस हियरिंग दे सकता है एंड देन आगे रिहैबिलिटेशन और स्पीच थेरेपी अकॉर्डिंगली फिर कर सकते हैं। वेरी गुड। और बेरा टेस्ट क्या है? बेरा टेस्ट, यदि आपके कोई भी पेशेंट या कोई भी बच्चा जिनको आप हियरिंग टेस्ट कर रहे हैं और यदि वो प्योर टोन ऑडियोमेट्री हाथ उठाकर आवाज आ रही है बताने में सक्षम नहीं हो तो बेरा के माध्यम से बच्चा या बड़ा कोई भी सो भी रहा हो तो उसकी हियरिंग आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि हियरिंग लॉस की सिविरिटी क्या है एंड इवन सिविरिटी के साथ साथ उसका टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस क्या है। बट ये ध्यान रखें कि बेरा फैंसी वर्ड है। यदि प्योर टोन ऑडियोमेट्री आपने कर लिया तो बेरा की जरूरत टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस या डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस निकालने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। यस, यदि आप कॉक्लियर वर्सेस रेट्रोकॉक्लियर पैथोलॉजी फाइंड आउट करना चाहते हैं और थोड़ी बहुत हियरिंग है तो बेरा प्योर टोन ऑडियोमेट्री से ऊपर है। बट यदि जस्ट डिसेबिलिटी का परसेंटेज या हियरिंग लॉस समझना चाहते हैं तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री सबसे बेस्ट है। बट इन केस यदि बच्चा 3 इयर्स या कोई भी पर्सन 3 इयर्स से लेस हो, आजकल बोला जाता है 24 मंथ से लेस हो, तो फिर बेरा के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। फिर हम लोग बेरा से एस्टिमेट कर लेते हैं कि उनका हियरिंग लॉस कितना होगा। सो आज ये कहा जाता है कि इवन बाय डे 1 पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि बच्चे की हियरिंग कैसी है
और हियरिंग डिसेबिलिटी है, हियरिंग की जो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है वो कितनी है, और क्या उसमें टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस क्या है, सेंसोरी न्यूरल है या कंडक्टिव है या मिक्स्ड है। सो बेरा ये भी करने में सक्षम है। यदि बेरा AC मोड और BC मोड से दोनों करें तो टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस भी पता कर सकते हैं। वेरी गुड। आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि हमारे पास दो और हमारे ऑडियंस है जिसका हाथ हैंड रेज्ड है। आई टेक योर क्वेश्चंस। और मैं रिसोर्स रूम के बारे में एक सवाल है कि रिसोर्स रूम में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेस होने चाहिए फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। गुप्ता सर इज द बेस्ट पर्सन हु कैन टेल कि रिसोर्स रूम में क्या क्या हम रख सकते हैं फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। या रिसोर्स रूम में स्पीच ट्रेनर, स्पीच हियरिंग एड तो वो लगाता ही है, स्पीच ट्रेनर होना चाहिए, टीचिंग एड्स एंड मटेरियल होने चाहिए, जितनी भी हम विजुअल एड्स वहाँ रख सकते हैं वो होने चाहिए। देन डिफरेंट ऑडिटरी ट्रेनिंग उसको हमें करानी है, श्रवण प्रशिक्षण कराना है, उसके लिए अलग अलग ध्वनियों के रिकॉर्ड्स हम अपने आप बना सकते हैं या रिकॉर्डेड साउंड्स मिलती हैं जिसके अंदर व्हीकल्स की साउंड, बर्तनों की साउंड, पानी गिरने की साउंड, बारिश की साउंड, बादल की गड़गड़ाहट की साउंड की सब साउंड होती हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। देन टेक्स्ट बुक्स, जिस भी स्कूल में वो बच्चा पढ़ता है, जिस स्कूल में वो प्राइम रिसोर्स रूम बनाया गया है, वहां पर जो करिकुलम है उनकी पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक्स हमारे पास में होनी चाहिए रिसोर्स रूम के अंदर। तो हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए रिसोर्स रूम में जो मैंने बताया, स्पेशल बैटरीज, मतलब स्पेयर बैटरीज होनी चाहिए। अगर बच्चे बॉडी लेवल हियरिंग एड यूज करते हैं तो स्पेयर कॉर्ड्स हमारे पास में होनी चाहिए। देन टेस्टिंग फैसिलिटीज, जो आदमी खुद से टेस्ट, हम एज ए टीचर व्हाट आई कैन टेस्ट कि बैटरी उसकी राइट साइड लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। कभी कभी क्या होता है, बैटरी चेंज करते वक्त हम उल्टी बैटरी लगा देते हैं और आवाज नहीं आती है। तो बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो राइट लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो करोडेड तो नहीं है, उन पे जंग तो नहीं लग गया है, वो हम देख सकते हैं, या कॉर्ड ब्रोकन तो नहीं है। और अगर हमारे पास में ईयर पीस जो कान में, जैसे आज हमने ये बड लगाया हुआ है, अगर ऐसा वो हियरिंग एड में बड लगता है, अगर वो हमारे पास में है तो लेफ्ट का राइट में लगा के देख सकते हैं कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इतना काम कर सकते हैं। बाकी मशीन के अंदर क्या खराबी है उसके लिए हमको हियरिंग एड कंपनी में जाना पड़ेगा जहां पर वो रिपेयर हो सकता है। तो ये मैं उनको बताना चाहूंगा। रिसोर्स रूम में हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए रिसोर्स रूम कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ टीचिंग एड मटेरियल जिसके अंदर विजुअल एड्स ज्यादा होती हैं। देन ऑडिटरी ट्रेनिंग देने के लिए उनको अलग अलग ध्वनियों की बातें, आवाजों के रिकॉर्डेड प्लेयर होने चाहिए, टेप रिकॉर्डर होना चाहिए, मिरर, स्पीच थेरेपी, अगर आपको स्पीच करेक्शन करानी है, थेरेपी मतलब स्पीच थेरेपी की बात करें तो हम करेक्शन करानी है, स्पीच टीचिंग तो हमको करानी नहीं है वहाँ पर, तो मिरर हमारे पास में होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं और टेक्स्ट बुक्स बहुत जरूरी है जी। सो थैंक यू सर। मैं एक यहाँ पर हमारे पास रेशमा बहन है यहाँ पर, वो भी गुजरात से हैं। उन्होंने एक सलाह दिया कि मदर ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। माँ को तैयार किया जाता है, माँ को प्रशिक्षित किया जाता है। और जैसे अभी हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी कहा कि आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं वही वहां तक ही इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सेप्टेंस ऑफ द डिसेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट अमॉन्ग द फैमिली एंड द पेरेंट्स एंड द सोसाइटी एट लार्ज। कि अगर किसी व्यक्ति को कोई कमी है या कोई इम्पेयरमेंट है या कोई डिसेबिलिटी है, तो उस व्यक्ति का स्वयं में उसका एक्सेप्टेंस होना कि हमें ये थोड़ी सी कमी है, उस फैमिली मेंबर में एक्सेप्टेंस होना कि ठीक है हमारे बच्चे में थोड़ी सी कमी है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज को, तो तब आप यू स्टार्ट प्लानिंग कि हम इसको ओवरकम कैसे करें। लेकिन क्या होता है, बहुत ऐसे परिवार होते हैं जिसको कि एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो ये सोच ही नहीं पाते कि क्या हमारे बच्चे को ऐसा डिसेबिलिटी हो सकता है। सिर्फ ये इस वहां पोह में रह जाते हैं कि ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हो सकता है। लेकिन डिसेबिलिटी कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। जो ये रिग्रेशन का फेज है कि हमारे साथ नहीं हो सकता है, इससे हमें निकलना चाहिए। जब तक आप रिग्रेट रहेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया,
तब तक आप पॉज रहेंगे, तब तक आप रुके रहेंगे, तब तक आप कोई डेवलपमेंट की बात नहीं सोचेंगे। तो हमेशा हमें उस रिग्रेशन के फेज से निकलना बहुत जरूरी है। फिर जब आप उससे आगे निकलते हैं तो आपके साथ बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, जहां थेरेपी से लेके, शादी से लेके, सोशल इंटीग्रेशन से लेके हर तरह की बातों को, हर तरह के चीजों को आप ध्यान से सोच सकते हैं। So I would like to tell you here, share you here, we are coming once again on Saturday, October 31st at 3 p.m. and we will talk about the scholarship schemes for the persons with disability by the government of India कि कौन-कौन से scholarship schemes हैं, हमारे जो student with disabilities है वो कहाँ-कहाँ किस-किस क्षेत्र में कितना पढ़ाई कर सकते हैं जिसको कि सरकार स्कॉलरशिप देती है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू हियर वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द दिवाली मेला ऑन नवंबर 10th। तो आप लोग अपने कैलेंडर में 10 नवंबर को भी मार्क कर लें कि हम लोग दिवाली मेला में जरूर आए। दिवाली मेला वर्चुअल रहेगा या ओरिजिनल रहेगा? सर सो फार इट इज वर्चुअल ही चल रही है दुनिया। एंड देन आई विल कम टू यू सर गुप्ता सर फॉर योर फाइनल रिमार्क्स। जी सर, जो भारतवर्ष में रिसर्चेज हुई है उसके हिसाब से लगभग 25,000 के लगभग डेफ बच्चे पैदा होते हैं। व्हेन आई से डेफ, देन देयर हियरिंग लॉस इज मोर देन सीवियर। हियरिंग इंपेयरमेंट में और डेफ में यही फर्क है। हियरिंग इंपेयरमेंट में श्रवण क्षति है, वो किसी भी लेवल की हो सकती है, बस वंस वी से डेफ द हियरिंग लॉस इज मोर देन 70%। तो निर्णय जी ने जैसे कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन। आज के जमाने में ये कहते हैं कि बियॉन्ड 6 months इज डिलेड, मगर हम भारतवर्ष जैसी जगह के अंदर अगर ये कहें, ये मैंने अपने पिछले एपिसोड में जब आपने बात करी थी तब भी मैंने कहा था, एक बार फिर पुनः उसका पुनरावर्तन कर रहा हूँ कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बाद में निर्णय जी ने कहा डे 1 पर हम बच्चे का पता कर सकते हैं कि उसको हियरिंग लॉस है, कितना है, किस प्रकार का है। तो वो उसके बाद में फिटमेंट ऑफ प्रॉपर लिसनिंग डिवाइस। वो लिसनिंग डिवाइस बॉडी लेवल हियरिंग एड हो, ईयर लेवल हियरिंग एड हो, हिंदी कनाल हो, जो भी हो, वो प्रॉपर लिसनिंग डिवाइस उसको हमें पहनाना है। देन ऑप्टिमम यूज ऑफ द लिसनिंग डिवाइस, उस लिसनिंग डिवाइस का भरपूर प्रयोग हमको करना है। जिस प्रकार हम सामान्य बच्चे के साथ में बात करते हैं, उसके साथ में व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से उस बच्चे के साथ में व्यवहार करना है। चौथी चीज कि बच्चे को कभी भी अलग नहीं करना है। ये तो बात हो गई इनके लिए लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी। लोग बात कहते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, मैं लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि लैंग्वेज कम फर्स्ट, देन कम स्पीच। हम वही भाषा वही बोल सकते हैं जो भाषा हम जानते हैं। मैं गुजराती नहीं बोल सकता, मेरे को गुजराती नहीं आती है, तो गुजराती भाषा पहले मेरे को सीखनी पड़ेगी अगर मैं गुजराती बोलना चाहता हूँ। भावना जी के लिए मैडम से मैं ये कहना चाहता था कि भाई अभी इन्होंने बताया था अपने वक्तव्य में कि 365 केसेस रजिस्टर्ड है, और ये बहुत अच्छी बात कही कि शादी से पहले, शादी के समय और शादी के बाद हमको बहुत जरूरी होता है। तो जब भी हमारे यहाँ बधिर बालकों के विद्यालय में जो एडल्ट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट है, उनके लिए सेक्स एजुकेशन का कोई प्रावधान नहीं है। यौन शिक्षा के बारे में हम उनको कभी भी कोई शिक्षा नहीं देते हैं। तो अगर हम मैरिज काउंसलिंग की बात करते हैं तो इन बच्चों को सेक्स एजुकेशन की बहुत ज्यादा, जो डेफ एडल्ट्स हैं उनको सेक्स एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। नंबर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि 365 उन्होंने बताया हमारे पास में रजिस्टर्ड है, तो दे कैन ऑर्गेनाइज ए परिणय सम्मेलन। जैसे होता है ना, भावनगर डिस्ट्रिक्ट पे जो स्पेशल स्कूल है केएल इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ, वहाँ पर हर अल्टरनेट ईयर पर ये होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि छोटे छोटे गांव से लोग यहाँ पर नहीं आते, तो उन लोगों को काम हमें करना पड़ता है। लेकिन नहीं मैडम, आने के लिए देखो ऐसा होता है, ऐसा है, अगर आने के लिए उनके पास में वो इसलिए नहीं आते कि उनके पास में आने का किराया नहीं है, साधन नहीं है, उनकी वहाँ रोजी रोटी छूट जाती है, वो दिहाड़ी के मजदूर है, इसलिए वो नहीं आते हैं। अगर हम उसका कोई प्रबंध कर दें, आने जाने का किराया कह दें कि भाई आपको यहाँ रहने खाने फ्री होगा, आने जाने का किराया मिल जाएगा, तो आपकी ट्रेवलिंग, क्योंकि जब आप वहां जाते हैं तो 50 लोगों को और छोड़ देते हैं। जी सर।
यहाँ पीछे आपके लोग छूट जाते हैं, जो आपसे मिलने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो रह जाते हैं, क्योंकि जहां भी जाते हैं आप, एक दिन में तो आना जाना होता नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपका परिवार भी छूटा, जो और दूसरे लोगों की आप मदद करते हैं, वो मदद कर सकते हैं, वो भी छूट जाती है। तो प्रणय सम्मेलन आप साल में 2 बार कर सकते हैं। और जो लोग नहीं आना चाहते हैं, आप शुरू करिए छोटे से, जरूरी नहीं है 50-60 आएंगे जब ही करेंगे हम, अगर 10 आते हैं तो 10 से करिए। तो जब न्यूज फैलती है तो वो आगे बढ़ करके जाती है। तो ये एक सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। नंबर दूसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि बच्चा अगर बोल करके बात कर सकता है तो बोल करके बात हो, लिख करके बात कर सकता है तो लिख करके बात हो, और साइन लैंग्वेज में बात हो तो साइन लैंग्वेज में बात हो। तीसरी बात, जब भी हम काउंसलिंग करते हैं तो ये हमको असर्टेन कर लेना चाहिए कि मेरे और आपके बीच में जो बात हो रही है वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रहेगी, विश्वसनीय रहेगी। हम इसको किसी के साथ में भी शेयर नहीं करेंगे, किसी भी स्थान पर शेयर नहीं करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो शेयर करने से पहले आपसे परमिशन लेंगे, विद परमिशन होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता था। बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू निर्णय जी, थैंक यू भावना जी, थैंक यू आलोक, थैंक यू। सर, मैं जाने से पहले 2 हमारे और भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका की हैंड रेज्ड है। अनीता शर्मा जी, आप बोलना चाहती हैं, बोलिए। अनीता शर्मा जी। हेलो जी जी। हाँ जी, नमस्कार जेसी गुप्ता सर, नमस्कार जी। आलोक जी आपको भी नमस्ते, निर्णय जी और भावना जी। जेसी गुप्ता सर, मैं बलवंत राय मेहता विद्या भवन में काम करती हूँ, अनीता शर्मा, और सुनीता जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ जी, और आपको भी मैं जानती हूँ बाय फेस, शायद आप मुझे मैंने तो नाम ही सुनीता का आज पहली बार सुना है। सुनीता रस्तोगी। अरे हाँ, सुनीता रस्तोगी रिटायर हो गई ना, मैं तो गुप्ता हूँ। पर आप उनके ब्रदर है ना? हाँ, छोटी बहन है मेरी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको मैं काफी समय पहले से जानती हूँ। आज का एपिसोड बहुत ही हमारे लिए इंफॉर्मेटिव और वो रहा। हालांकि मैं इंटेलेक्चुअल डेफिसिट में अपना बीएड स्पेशल किया है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं हमारे विद्यालय में हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा है, नंबर में हैं। इट्स अराउंड 150। सर, मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा है इन बच्चों के साथ काम करने का, उसमें मैंने ये एक अनुभव किया है कि ये जो लैंग्वेज का डेफिसिट हो जाता है, जिसके कि बहुत सारे रीजन है, हियरिंग लॉस है, फिर आगे उनकी जो है आइडेंटिफिकेशन है, और ये सब चलते चलते जो है उनके अंदर ये जो एक चीज आता है, उससे क्या है, जो एक कम्युनिकेशन की जो एक हमेशा कमी रहती है, शब्दों की कमी, वाक्यों की कमी, एक आप इमोशंस की वो कह लीजिए। तो ये बच्चे धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं, लाइक प्राइमरी स्टैंडर्ड तक तो फिर भी मैं मानूंगी कि बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, बच्चे ओबे भी करते हैं और लाइक बड़ों की बातें भी सुनते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये अपर प्राइमरी और फिर 9th ऑनवर्ड क्लासेस में चले जाते हैं, तो जैसे ये बड़े होते हैं और एडोलेसेंट एज में आने लगते हैं, तो ये एक तरह से अपने ही एक वर्ल्ड में जाने लगते हैं, और एक जनरल सोशल जो एक बिहेवियर एक्सेप्टेड होता है, उससे थोड़ा हटते जाते हैं। तो उस सेंस में उनको समझाने के लिए, उनको लाइक ये बताने के लिए क्या किस तरह का लाइक एक हमें अप्रोच होनी चाहिए हमारी। एक स्कूली करिकुलम हम चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को, उसमें हमारा बहुत सारी चीजें मॉरल उससे भी कनेक्टेड होती हैं, बट स्टिल मैंने ये फील किया है कि जो उन्हें चीज अच्छी लगती है या जो वो करना चाहते हैं, वो उसी हिसाब से करते हैं। गुप्ता सर। देखिए, ऐसा है कि सिर्फ शब्दावली पढ़ा देने से कोई फायदा नहीं होता। हाँ जी, है, क्योंकि वहां पर जब मैंने बलवंत राय मेहता में देखा है कि जब हम पढ़ाते हैं ना, कि आम का पिक्चर दिखा दिया, आम के रिटर्न शब्द से पहले बात करा दिया, क्योंकि हमारी 4 बेसिक स्किल्स हैं। 4 बेसिक स्किल्स में पहले सुनकर समझना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। हम क्या करते हैं, हम उल्टा शुरू करते हैं, पहले इनको पढ़ना सिखाते हैं, फिर बोलना सिखाते हैं। हमने आम शब्द भी लिख दिया, आम का पिक्चर भी रख दिया, और उससे कहते हैं मिलान कर, बॉल भी बना दी और बॉल भी लिख दिया, उससे मिलान कर। तो वी टीच देम वर्ड्स। तो हम सेंटेंसेस में इनको कभी अपने घर में बच्चों को हम कभी भी ऐसे नहीं सिखाते, देखो आज हम आम लाए हैं, आम हरे हरे हैं, आम पीले हैं, लाल पीले हैं, आम छील करके खाएंगे, आम काट के खाएंगे, आम मीठा है, आम खट्टा है।
इस आम का अचार डालते हैं, ये आम खाते हैं, तो हम इतनी सारी बातें करते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ इनको बात करा देते हैं इनकी सिर्फ। तो नंबर 1। नंबर दूसरी बात आती है कि व्याकरण सम्मत वाक्य बनाना, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बनाना। तो उसमें एक चीज होती है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर जी, कि एक ही शब्द, जैसे अभी एक शब्द आता है खाना, अभी मैं पूछता हूँ खाना संज्ञा है, क्रिया है या क्या एडजेक्टिव है, तो लोग बात फौरन कह देते हैं क्रिया है, जबकि खाना क्रिया नहीं है, खाना संज्ञा है। मैं खाना खा रहा हूँ, खा क्रिया है, तो खाता हूँ, खाती थी, खाया, खाएगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर है, और हिंदी भाषा में जो हमारी क्रिया है वो चेंज हो जाती है मेल और फीमेल के साथ में। जी, कभी सब्जेक्ट के साथ में चेंज होती है, कभी ऑब्जेक्ट के साथ में चेंज होती है। तो वो सब चीजें हमको, इन बच्चों को, हमको सुनने वाला बच्चा तो जो है वो सुन करके अपने आप सीखता रहता है, तो इन बच्चों को हमें उसकी प्रैक्टिस करानी चाहिए। वो उनका एक्सपोजर इनको हम देते ही नहीं है, वो एक्सपोजर हम इनको देते ही नहीं है। तो वो एक्सपोजर बहुत जरूरी है। व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बनाना, ज्यादातर हम सिंपल वाक्यों पर रह जाते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस उनको दिखाते ही नहीं है, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो ग्रामर का मैंने अभी आपको स्थानांतरण बताया, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर जो बताई, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो वो हमको इनको जरूर सिखाना चाहिए, किस प्रकार से कहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में मैं खाता हूँ, वह खाती है, मेल के साथ में और फीमेल के साथ में ता है और ती है हो जाता है। तो खाएगा, खाएगी, किस प्रकार से ये हमारे क्रिया चेंज होते हैं। मैंने कमीज पहनी है, अभी यहाँ पर मैंने के साथ में नहीं आया, कमीज के साथ में आ गया। तो कैसे वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्रिया कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, वो हमारे को ज्ञान देना इनको बहुत जरूरी होता है। थैंक यू सर। Great. Thank So, you, sir. yeah, Thank you, sir. and before I go for the vote of thanks, एक श्रोता का हाथ तो रेज है ही, रेशमा बहन का, so I'll take your sentence. Yes. रेशमा बहन। Yeah. जी सर, आई वांट टू शेयर वन थिंग कि जो मैंने मदर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताया, जी जी। वो हम लोग आरसीआई की एस्टेब्लिश नहीं हुआ था ना, तब से चला रहे हैं। 6 मंथ प्रोग्राम। और ये जो मदर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये पूरा जो टीचर्स वहाँ पे है उन लोगों ने ही ये पूरा प्लान किया हुआ है, और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड यहाँ का उसको ध्यान में रख के किया हुआ है। और ओनली प्रैक्टिकल ज्यादा, जो मदर्स आई है उसका बच्चा जो है वो डेफ स्कूल में पढ़ता है, और वो मदर है वो वहाँ पे 6 महीने का कोर्स कर लेती है। और अभी ये हुआ है कि हर एक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक पूरा यूनिट खुला हुआ है जो मदर्स ने खोला है, और वहाँ की जो मदर्स है गांव की, वो यहाँ तक नहीं आ पाती है, वो सेंटर पे जाती है और अपने बच्चे के साथ कैसे, HI बच्चे के साथ कैसे डील करना है, वो प्रैक्टिकली वहाँ पे सीखती है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी एक दो मदर ने इकट्ठा होके ये पूरा अभी वो प्रोग्राम चलाती है। और वो जो प्रोग्राम रन होता है वो हमारी डेफ स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी है, वो उसके माध्यम से हो रहा है। वो अभी हमें डोनेशन करती है वो सेंटर को चलाने के लिए। तो भावनगर से शुरू हुआ है, अभी जूनागढ़, राजकोट, भरूच, वहाँ सभी जगह पर ये सेंटर जो है वो चल रहा है, सिर्फ डेफ बच्चों की मदर के लिए। Great, तो ये 1992 से पहले ये डेफ का जो मदर्स का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, और अभी तक वो चल रहा है। वेरी गुड। काफी उम्दा काम है आप लोगों का, केएल इंस्टीट्यूट का, वहाँ पर पीएनआर सोसाइटी का काफी अच्छा और बहुत पुराना एक स्टेक बना हुआ है। सो नाउ हम टाइम को देखते हुए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। इट इज माय प्रिविलेज टू एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट थैंक्स ऑन दिस 54.15 episode of Mashwara. On behalf of Mashwara team and Manovikas family and the entire fraternity of the institution, first of all extend my most sincere thanks to Almighty. On my own behalf, I extend a very heartfelt thanks to our expert, Mr. Nirnay Kumar Kesri ji and Madam Bhavna ji for spreading the time from your busy schedule. I know निर्णय जी के पास कितना मेडिकल कॉलेज में काम होता है, फिर भी he came to our मशवरा। और आज भावना जी लगता है ऑफिस बंक करके, ऑफिस से छुट्टी करके बैठी है। नहीं, मॉर्निंग स्कूल थी सर।
ओके, तो आप जल्दी जल्दी स्कूल से आए। तो आपने जो आज अपने टाइम निकाला उसके लिए, और मशवरा को जो आज ग्रेस किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू फॉर वेरी इंफॉर्मेटिव एड्रेस बाय जेसी गुप्ता सर। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे एपिसोड हैं कि जिसमें आपका जो 100% इंटरवेंशन है, दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस एंड इट फाइंड्स द वेरी ग्रेट मशवरा कि जब आप इसमें कुछ अच्छा अपना इनपुट डालते हैं। आई मस्ट मेंशन हियर द डीपेस्ट सेंस ऑफ एप्रिसिएशन for all the other persons, those who asked the questions on this session, and big thanks to our volunteers, Adya, Namo Narayan, Amjad, Shreyans, other person, whoever it is, आप हमें नाम लिख के भेजिएगा तो जरूर I'll take your names for volunteering efforts towards our mashwara success. And I also extend my thanks to my staff for their enormous cooperation in organizing this episode of mashwara. Rakhi for sign language interpretation. Today we have Kaniska is on the leave, so the Ali, he is working on the Facebook live. Indra madam, he is helping on the Zoom. She is helping on the Zoom. Nishtha Sharma, she is writing the content, coordinating with all the experts. Dharamjit, Sangeeta madam, Ruby madam, everyone. So thank you. We are very much fortunate enough to be backed by you all as Manovikas family member, and we salute your motivation and dedication. Finally, the wonderful guests and participants, your active participation with such a great affiliation with Mashwara is very much incredible. So thank you so much for your active participation. Thanks a lot to all those who are directly or indirectly involved in this program. So धन्यवाद आप सभी को इस मशवरा में मेजबानी करने के लिए। आप सभी का धन्यवाद और सम्मान और आभार व्यक्त करता हूँ हमारे विशेष वक्ता श्री निर्णय कुमार केसरी जी का, मैडम भावना का हार्दिक रूप से धन्यवाद। और इसमें एक और धन्यवाद के पात्र हैं मैडम रेशमा बहन, कि उन्होंने ही कोऑर्डिनेट किया है। उनके कोऑर्डिनेशन से आज हमें भावना मैडम मिली कि वो क्या काम कर रही है, मैं आपको जाना। सो थैंक यू एवरीवन। एंड आज के सेशन में गुप्ता जी की वास्तव में मैं सराहना करता हूं कि सर आपने जो आज जो इनपुट डाला है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे चेयरमैन, एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स, हमारे सदस्य, सलाहकार, स्वयंसेवक, वॉलंटियर सभी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का गहरा आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी अगेन जितने हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं सबका आभार व्यक्त करता हूं कि मैं खुश हूं कि आप जैसे लोगों के साथ हमने इस कड़ी को, इस मशवरा की एपिसोड को शानदार सफलता दिलाई है। अंत में सभी सम्मानीय मेहमान और प्रतिभागी, आप सभी की सक्रिय भागीदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अनीता चौधरी जी, ओके। yes please tell me what you want. I just wanted to say, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे पास भी एक बच्चा है जो डेफ है। जी। बल्कि अब तो दो हैं, because he is married to someone जो कि वो भी लड़की भी डेफ है। दोनों बच्चे हैं ऐसे, लेकिन दोनों का हेयरिंग लॉस एक जैसे ही है। लेकिन मेरा बेटा जो है वो पूरी बातचीत करता है क्योंकि उसको मैंने बचपन से ट्रेनिंग दी है। तो ट्रेनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। एट द सेम टाइम पेरेंटल एक्सेप्टेंस, मतलब माता पिता बच्चे की कमी को स्वीकार करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको हम स्वीकार कर लेंगे तो उसके बारे में कोई जतन करेंगे। जब तक हमने ये स्वीकारा नहीं कि हमारे बच्चे में ये कमी है, हम उसे कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैं एक पेरेंट भी हूँ और एक स्पेशल एजुकेटर भी हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए कि अवेयरनेस होनी चाहिए पेरेंट्स को इतनी कि जब हम बच्चे के लिए कोशिश करेंगे उचित समय पे, तभी वो अच्छा हो पाएगा। आज वो पूरी बातचीत करता है, लेकिन हमारी जो बहू रानी आई है वो अभी सीख रही हैं। अब उनका जो सेशन है हमने शुरू किया है, तो अब वो कुछ शब्द बोलने लग गई है। ग्रेट। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने जो एक्सेप्टेंस की बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है कि आपने अपने बेटे के लिए जो एक प्लान किया, उसके कैरियर प्लान, उसके लाइफ प्लान, वो कितना अच्छा से किया है। और आप इवन कि बेटे के लिए ही नहीं, आप अपनी बहू रानी के लिए भी जो प्लान कर रही हैं वो भी समझ में आ रहा है। सो थैंक यू एवरीवन। सो थैंक यू ऑल। थैंक यू भावना मैम, थैंक यू रेशमा मैम, थैंक यू रजिया मैम, थैंक यू निर्णय सर, थैंक यू गुप्ता सर, एवरीवन। थैंक यू राखी।
All great. Thank you, everyone. थैंक यू सर। Thank you. Thank you. बोलू तो सही, करते कुछ है नहीं, सब बातें करेंगे बैठ के एक मिनट। पंचायती, ऐसे करना चाहिए, ऐसे तो सबको पता है ऐसे करना चाहिए, करो तो सही। बच्चे जाते हैं वहां समर्पण में पढ़ने, क्या कितना क्या करते हैं आप बताओ, काम कोई नहीं करना चाहता, बातें करा लो बस जितनी मर्जी। इसीलिए मैंने बोला अरे जतन करोगे तो कोई रिजल्ट आएगा। बिना प्रयास करे, बिना मेहनत करे तो बच्चे, अरे और पेरेंट्स को इतना ही पता हो कि कैसे करना, तो तुम्हारे पास चक्कर का काहे की बात है, बताते ही